हेलो दोस्तों, मैं हर्षित संजय ट्यूटोरियल के इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैंने आपको लगातार इकोनॉमिक्स के कुछ क्लासेस दी हैं और उस क्लासेस के दौरान हम लोगों ने जिन टॉपिक्स पे बात की है वो नेशनल इनकम से रिलेटेड टॉपिक्स थे। नेशनल इनकम से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स पे हम लोगों ने लगातार बात की है, आज मैं कोशिश कर रहा हूं कि उन पूरे टॉपिक्स को एक वीडियो में मर्ज करके आपको सारे इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करूं। मैं उन टॉपिक्स पे भी बात करूंगा जो बोर्ड के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, जो आमतौर पर एनसीईआरटी में टर्म्स इस्तेमाल किए हुए हैं, लेकिन ड्यूरिंग दिस क्लास, ड्यूरिंग द होल क्लासेस विच वी हैव डन, हम लोगों ने उन टर्म्स का इस्तेमाल पूरी तरीके से नहीं किया। जैसे मैंने आपसे गुड्स नाम का इस्तेमाल किया, लेकिन मैंने आपसे फाइनल गुड, इंटरमीडिएट गुड ऐसे ही बात कर ली और हम लोगों ने कहा कि हम लोग इनके बारे में समझेंगे। तो जो बातें मैं आपसे कर रहा था वो सारी बातें आज पूरी तरीके से समझने का समय आ चुका है। ठीक है, आज हम समझेंगे गुड्स क्या है, क्या क्या वो टॉपिक्स हैं जो हमारे एनसीईआरटीज में दिए हुए हैं, और जो चीजें हमने स्किप की हैं वो क्या क्या चीजें हैं जो आज पूरी तरीके से कवर्ड हो जाएंगी इस पूरे क्लास में। साथ ही इस वीडियो के लास्ट में, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम लोग मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम के सिर्फ उतने ही न्यूमेरिकल्स नहीं करेंगे जितना हम लोगों ने किया, उसको रिवाइज करते हुए हम लोग दो क्वेश्चंस और करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा कंसेप्ट और उस न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस पे क्लियर हो। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप वीडियोस देख रहे हैं और आप सारे वीडियोस देख करके ही यहां पर आएंगे, जिससे कि ये क्लास आपके लिए एक रिवीजन क्लास की तरह हो, ना कि फर्स्ट टाइम आप चीजों को सीखने की कोशिश यहां पे करें। ठीक है, चलिए, तो आज हम लोग एक तरीके से नेशनल इनकम को पूरी तरीके से इस वीडियो में खत्म करने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं। तो नेशनल इनकम की हम बात करते हैं। ठीक है, नेशनल इनकम पे जाने से पहले मैं कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कि सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स की, उस पे आपसे बात करना चाहूंगा। सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें मैं आपसे किस पे बात करने वाला हूं? इस पे मैं आपसे गुड्स के बारे में बात करूंगा। ठीक है, इस पे मैं गुड्स पे बात करूंगा। गुड्स पे किस चीजों पे बात करेंगे सर? तो मैं आपसे बात करूंगा फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड के बारे में। मैं आपसे बात करूंगा कंजम्पशन गुड कैपिटल गुड के डिफरेंस के बारे में। मैं जितना समझ पा रहा हूं, जितना मुझे लग रहा है, बोर्ड के बच्चों को कई साल से कुछ पढ़ाते हुए, कुछ उनसे सीखते हुए, मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूं कि इस बार के पेपर में आपके इन दोनों डिफरेंस में से कोई एक डिफरेंस या इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे जरूर ही पूछा जाने वाला है इस बार के बोर्ड में। ठीक है, जैसे हाउ इज कंज्यूमर गुड डिफरेंट फ्रॉम कैपिटल गुड, तो आखिर वो मिला जुला के डिफरेंस ही पूछ रहा है। किसी भी तरीके से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन दोनों डिफरेंस में से किसी एक डिफरेंस में से क्वेश्चन आने का चांस मुझे लग रहा है कि है। ठीक है, इसलिए आप चीजों को ध्यान से सुनिएगा। गुड्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। इन गुड्स से बात करते हुए जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट, एक टॉपिक है उसके बारे में। हमको यहां पर अभी बेसिक कंसेप्ट्स ही इसके समझने हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। इन्वेस्टमेंट से जब हम आगे बढ़ेंगे तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और हम स्टॉक और फ्लो की बात करेंगे। स्टॉक वर्सेस फ्लो की हम बात करेंगे। स्टॉक और फ्लो के इंटरडिपेंडेंस की हम बात करेंगे। ठीक है ना, फिर इसी क्रम में हम लोग जब ये बेसिक कंसेप्ट सीख जाएंगे, इन बेसिक कंसेप्ट को जब हम समझ जाएंगे तो हम यहां से कहां शिफ्ट कर जाएंगे? हम वापस से अपने रिवीजन वाले पार्ट पे आ जाएंगे। ठीक है, तो याद कीजिए, जब मैं आपको जीडीपी की डेफिनेशन बता रहा था तो मैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन की बात कर रहा था, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन से हुई इनकम जनरेशन की बात कर रहा था। अब वो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज क्या है, तो उसी की बात हम गुड्स में करने वाले हैं। ठीक है, मैं इसको बहुत सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं, आप समझिए। जैसे मैंने ये बात आपको क्लासेस के दौरान भी बताई है कि अगर एक फार्मर है
और एक मैं हूं और एक कोई शुगर मिल है, ठीक है, इसको मैं शुगर मिल कह लूं। ये एक फार्मर है, ये मैं हर्षित हूं, और मैं गया फार्मर के पास और फार्मर से कहा कि फार्मर फार्मर मुझे क्या चाहिए, मुझे तुमसे शुगर केन चाहिए। तो फार्मर ने मुझे शुगर केन दिया। फार्मर ने मुझे क्या दिया? उसने शुगर केन दिया। जब वो मुझे शुगर केन देगा तो बदले में मुझे कुछ उसे देना पड़ेगा। मैं उसे मान लीजिए 10 रुपए दूंगा, मैं उसे 10 रुपए दिया, ठीक है। अब क्योंकि मैं उस शुगर केन का फाइनल कंजम्पशन वहां नहीं कर रहा हूं। फाइनल कंजम्पशन का मतलब क्या हुआ? जैसे आप करते हैं, आप गए दुकान पे 5 रुपए दिया, कुरकुरे खरीदा, वहीं फाड़ा खाना शुरू कर दिया, फाइनल कंजम्पशन, ठीक है। लेकिन मैं जब इससे शुगर केन लिया तो मैंने इसका डायरेक्ट कंजम्पशन वहां शुरू नहीं किया, बल्कि मेरे दिमाग में क्या था कि मैं इस शुगर केन को ले जाकर के शुगर मिल में दूंगा और इससे चीनी शुगर प्रोड्यूस करवाऊंगा, ठीक है ना, इससे शुगर प्रोड्यूस होगा। तो अब 10 रुपए जब मैंने इसे दिया, किसे? फार्मर को, तो इसने मुझे शुगर केन दिया। अब इस शुगर केन को मैं लेके कहां जाऊंगा? इस शुगर केन को लेके मैं शुगर मिल में जाऊंगा, ठीक है। इस शुगर केन को लेके मैं कहां जाऊंगा? मैं शुगर मिल में जाऊंगा। शुगर मिल में जब मैं शुगर केन दूंगा तो सीधी सी बात है, शुगर मिल वाले से मैं कुछ लूंगा, ठीक है। और ये 10 रुपए जो मैंने यहां पे किया था, सीधी सी बात है कि मैं उससे कुछ ज्यादा ही शुगर मिल से लूंगा। अपना घाटा कौन सहता है भाई, ठीक है ना। तो मैं इससे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे 12 रुपए मैं लूंगा, ठीक है, और इसको मैंने शुगर केन दिया। यही शुगर केन यहां पर फाइनल गुड नहीं है, यहां पर वो क्या है? इंटरमीडिएट गुड है। लेकिन यही शुगर केन जब शुगर मिल के पास पहुंच रहा है और वहां चीनी प्रोड्यूस करके किसी फाइनल कंजम्पशन वाले कंज्यूमर के पास जा रहा है, तो वो जो चीनी प्रोड्यूस हो रही है, वो जो शुगर प्रोड्यूस हो रहा है, वो एक फाइनल गुड हो जा रहा है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? मैंने आपको बताया इंटरमीडिएट गुड और फाइनल गुड के बीच का अंतर। अब अगर आप ये सोचिए, हम लोग जब नेशनल इनकम पढ़ रहे थे तो हमने एक पॉइंट बोला, हमने क्या कहा? एक फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड के बीच का डिफरेंस, और बहुत ही अच्छा डिफरेंस, वो ये है कि फाइनल गुड आर इंक्लूडेड, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स आर इंक्लूडेड in the calculation of national income, but value of intermediate goods are not included in the calculation of national income. अगर हम वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड कैलकुलेट करना शुरू करें तो 10 रुपए यहां भी काउंट करेंगे, 12 रुपए यहां भी काउंट करेंगे, और बीच में अगर 4-5 लोग हमसे और मिले होते 10-10 रुपए और काउंट करते इंटरमीडिएट। तो जो जीडीपी का असली फिगर हमको मिलना चाहिए, वो फिगर हमको कहां से नहीं मिलता? इंटरमीडिएट गुड के वैल्यू से नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वो वैल्यू बार बार इंक्लूडेड है और 5-6 बार डबल काउंटिंग हो रही है उसकी। बात समझ में आ रही है? उसकी डबल काउंटिंग हो रही है। इसीलिए बोर्ड का, बाकी एग्जामों का एक बड़ा ही मशहूर क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय डबल काउंटिंग? बात समझ में आ रही है? डबल काउंटिंग से आप क्या समझते हैं, और डबल काउंटिंग क्यों एलिमिनेट कर देना चाहिए इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम? बात मेरी समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि डबल काउंटिंग को अगर हम इंक्लूड करेंगे, इंटरमीडिएट गुड को अगर हम इंक्लूड करेंगे, तो जो जीडीपी या नेशनल इनकम का जो फिगर हमको मिलेगा, वो फिगर हमको एक्चुअल से बहुत दूर मिलेगा। बात समझ में आ रही है? इसीलिए हमने क्या किया? हमने फाइनल गुड्स के वैल्यू को इंक्लूड करना, उनको सम करना, उनको ऐड करना शुरू किया। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही है? अब एक डेफिनेशन जो बुक्स वगैरह में दी रहती है, वो ये कहती है कि अगर कोई भी ऐसी चीज है जो बाउंड्री लाइन के अंदर है, जैसे कार का प्रोडक्शन कहीं पे हो रहा है और जो उसकी फैक्ट्री है, उसका जो प्रोडक्शन हाउस है, अगर वो अभी उस बाउंड्री लाइन के अंदर है, तो अभी वो फाइनल गुड नहीं है। फाइनल गुड वो कब बनेगी? जब वो शोरूम में पहुंच जाएगी। ठीक है, ये बहुत ही, मैं इस डिफरेंस को बहुत अच्छा डिफरेंस नहीं समझता हूं। इस डिफरेंस से आपको ये सारी बात क्लियर हो जाएगी। जितनी ये डिफरेंसेस आपके बुक्स में दिए हुए हैं, वो सारे डिफरेंसेस इसी बेसिक डिफरेंस में से निकलेगा। बाउंड्री लाइन के अंदर है, बाउंड्री लाइन के बाहर है। बाउंड्री लाइन के बाहर जाने का मतलब क्या? शोरूम में गया कार, अब उसका सेल्फ कंजम्पशन शुरू होगा, फाइनल गुड की तरह से इस्तेमाल होगा। ठीक है ना? मैं अगर ये कहूं आपसे, एक चाय टी स्टॉलर है, एक चाय बेचने वाला है, एक टी स्टॉलर है जो मिल्क परचेस कर रहा है, जो मिल्क परचेस कर रहा है, जो मिल्क वो परचेस कर रहा है, और अब वो चाय स्टॉलर है, उसका फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन, उसकी इनकम जनरेशन किससे होनी है? चाय बेचने से होनी है। ठीक है, उसके उस चाय बेचने के प्रोसेस में मिल्क कौन सा गुड है?
तो चाय बनाने के लिए, फाइनल गुड प्रोड्यूस करने के लिए मिल्क एज अ इंटरमीडिएट गुड इस्तेमाल करेगा। किसी से लिया, कहीं लगाया और फिर उससे चाय बनने की वैल्यू कुछ और, फिर जो वो कमाएगा वो क्या है, वो उसकी फाइनल वैल्यू होगी। तो मिल्क फॉर द टी स्टॉलर इज अ इंटरमीडिएट गुड, नॉट अ फाइनल गुड। क्लियर है बात? ये बात आपको समझ में आ रही है अच्छे से? ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं कंजम्पशन गुड और कैपिटल गुड की, मेरे एक बेसिक से एग्जांपल को समझने की कोशिश कीजिए। अगर ये रूम, जिस रूम में मैं वीडियो बना रहा हूं, आज क्या बना रहा हूं, रोज ही बनाता हूं, ठीक है, जिस रूम में मैं वीडियो बना रहा हूं, आज हम लोग थोड़ी देर के लिए हम लोग एजम्पशन लेते हैं कि रूम नहीं है, ये शोरूम है। ठीक है, चलिए, इस शोरूम में, और ये किस चीज का शोरूम है ये भी तो मुझे बताना पड़ेगा ना, किस चीज का शोरूम है? ये कार का शोरूम है। ठीक है ना, यहां पर क्या चीजें मिलती हैं? यहां कार मिलती है। यहां अगर आपको कार परचेज करना है तो आइए, हमारे यहां पधारिए। ठीक है, कार के इस शोरूम में जो आपके एसी, सोफा, बाकी के फर्नीचर्स, ये सारी चीजें जो हैं, जो बढ़िया बढ़िया लाइट्स, लाइटनिंग्स, दुकान के बाहर बढ़िया बढ़िया सजावट, आपके यहां दो गुड्स दिख रहे हैं मुझे। एक कार के शोरूम में कार दिख रहा है, और दूसरा ये बाकी अदर गुड्स दिख रहे हैं। एसी हो गया, सोफा हो गया भयंकर सा, शानदार सा, सुंदर सा, ये सब जो चीजें हो गई। ये जो दो तरह की गुड्स हैं, इन्हीं दो तरह की गुड्स को अगर आप समझ गए तो आप इसके बीच के डिफरेंस को समझ जाएंगे। कंजम्पशन गुड्स वो गुड्स हैं जो डायरेक्टली कंज्यूम करने के लिए हम कहीं जा रहे हैं। जैसे कार का शोरूम है, आप मेरे यहां आए तो आप कार को परचेज करने, कार को कंज्यूम करने आए थे, ना कि एसी को। मेरी बात आप समझ रहे हैं? ना कि आप मेरे यहां के सोफे में बैठने आए थे। तो कार के शोरूम में कार एक कंजम्पशन गुड है, लेकिन बाकी एसी, सोफा, फर्नीचर, ये सब चीजें इनडायरेक्टली कंज्यूम आप कर रहे हैं। तो डायरेक्ट कंजम्पशन आप जिस चीज का करते हैं दैट इज कंजम्पशन गुड, बट इनडायरेक्ट सेटिस्फेक्शन जिससे आपको मिलता है दैट इज कैपिटल गुड। यानी मेरे कार के शोरूम में कार इज अ कंजम्पशन गुड, सोफा इज अ कैपिटल गुड, एसी इज अ कैपिटल गुड। डिफरेंस आपको क्लियर हो रहा होगा, बात समझ में आ रही है? आप कार जब परचेज करेंगे तो उस कार को परचेज करने के लिए जो आप एक्सपेंडिचर करेंगे दैट विल बी नोन एज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। बात समझ में आ रही है आपको? कार को परचेज करने के लिए आप जो एक्सपेंडिचर करेंगे दैट इज नोन एज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। लेकिन मैं अगर एक प्रोड्यूसर हूं और आपको एसी, सोफा, बढ़िया बढ़िया लाइटनिंग, इन चीजों को दिखाकर अपने दुकान की तरफ आकर्षित कर रहा हूं, तो इन कैपिटल्स पे किया हुआ मेरा एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इसीलिए जब आप डिफरेंस लिखेंगे तो आप क्या डिफरेंस लिखेंगे? आप लिखेंगे कि डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन जिस गुड से मिलता है कंजम्पशन गुड, इनडायरेक्ट सेटिस्फेक्शन जिससे मिलता है कैपिटल गुड, एक्सपेंडिचर ऑन डायरेक्ट कंजम्पशन वाला गुड इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर डन बाय अ प्रोड्यूसर ऑन द गुड्स फॉर बुलाने के लिए, फॉर बुलाने के लिए। ठीक है ना, आपको क्या करने के लिए? आपको आकर्षित करने के लिए। दैट इज माई इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्लियर? कैपिटल गुड में इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन गुड में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन, इनडायरेक्ट सेटिस्फेक्शन। तीसरा आप एग्जांपल चिपका दीजिए शोरूम वाला। 3 डिफरेंस 3 मार्क्स। क्लियर हो गई बात? तो ये आपका गुड्स का डिफरेंस था, यानी पहला पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। पहला पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अच्छा, एक चीज और आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर इस फाइनल गुड का कोई मतलब है क्या इन दोनों से? जी सर, ये दोनों ही गुड फाइनल गुड्स के ही पार्ट हैं। कार भी फाइनल गुड है और आपका एसी भी क्या है? आप कंज्यूम कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? उस प्रोड्यूसर के लिए वो फाइनल गुड है। इंटरमीडिएट गुड का इस्तेमाल यहां कहीं नहीं। अब एसी यहां से ले जाके हवा कहीं और थोड़े चलाएंगे, यहां लेके गए, वहां से नहीं, वहां उसको, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है ना? तो फाइनल गुड के ही ये दोनों पार्ट होते हैं। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? अगर आपको गुड्स क्लियर होगा तो आप बिल्कुल खुश हो जाइए, नहीं होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, सर एक बार और। ठीक है ना? सर रेडी हैं। ठीक है। सेकंड जो है हमारा वो है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है सर?
तो अगर मैं इसको आपके बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स की भाषा में बोलूं तो मैं ये कह सकता हूं कि इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल या इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल इज नोन एज इन्वेस्टमेंट। एक और टर्म, जैसे मेरा स्कूल में कुछ और नाम था, घर पे मुझे किसी और नाम से बुलाया जाता था, उसी तरीके से इन्वेस्टमेंट को भी एक और नाम से बुलाया जाता है, कैपिटल फॉर्मेशन। बात समझ में आ रही है? इन्वेस्टमेंट को हम कैपिटल फॉर्मेशन के नाम से ही बुलाते हैं। तो अगर कहीं आपसे कैपिटल फॉर्मेशन भी पूछता है तो आप समझ जाइए कि हमसे कुछ आउट ऑफ सिलेबस नहीं पूछ रहा है, हमसे हमारे सिलेबस के अंदर की चीज ही पूछ रहा है। ठीक है ना? इन्वेस्टमेंट इज एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल। बात समझ में आ गई आपको? अब ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये बेसिकली दो तरह का हो सकता है। कौन कौन से दो तरह? सर, एक हमारा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और दूसरा हमारा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कौन सा इन्वेस्टमेंट सर? मैं कोई बिजनेसमैन कोई प्लांट खरीद रहा हूं, कोई मशीनरी परचेज कर रहा हूं, यह मेरा एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है। ठीक है ना? मैं एक बिजनेसमैन अपने प्लांट पे जो मशीन में परचेज किया हूं उसको चलाए रखने के लिए रॉ मटेरियल परचेज कर रहा हूं, मेरा इन्वेंट्री गुड्स, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट जो हमारे रॉ मटेरियल्स हैं, जो हमारे सेमी फिनिश्ड गुड्स हैं, जो हमारे फिनिश्ड गुड्स हैं। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट की जो हम लोग बात करते हैं तो सिर्फ आप इतना समझिए इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के लिए कि फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के प्रोसेस को चलाए रखने के लिए, इन्वेस्टमेंट जो आप किए हैं, बड़े लोग किए हैं, उस प्रोसेस को चलाए रखने के लिए इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता पड़ती है। अगर आपके पास भयंकर सी मशीन पड़ी हो जिसको आप सोशल मीडिया पे डाल के बताएं कि मैंने परचेज किया और इंडिया में वो सिर्फ मेरे ही पास है, क्या वो मशीन अपने आप चलेगी या उसको रॉ मटेरियल्स की आवश्यकता है? उसमें आप जो भी फाइनल आउटपुट निकालना चाहते हैं, पहले आप उसमें रॉ प्रोडक्ट डालेंगे, रॉ मटेरियल डालेंगे। रॉ मटेरियल होगा तो ही उस मशीन की कोई वैल्यू होगी। तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट किसी भी बिजनेस के लिए अगर होगा तो वो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन को चलाता रहेगा। और आप फिर से याद कीजिए, जैसे ही मैं प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन की बात करूंगा, आपको कीन्स का एजम्पशन यहां खट्ट से लग जाना चाहिए कि सर प्रोडक्शन का प्रोसेस इंक्रीज करने का मतलब आउटपुट के इंक्रीज करने के लिए सर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट इंपॉर्टेंट है। सर आउटपुट का इंक्रीज होना इसलिए जरूरी है सर क्योंकि आपने बताया था कीन्स के अजम्पशन के हिसाब से कि आउटपुट का इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट का इंक्रीज, एम्प्लॉयमेंट का इंक्रीज इनकम का इंक्रीज, इनकम का इंक्रीज कंजम्पशन का इंक्रीज, कंजम्पशन का इंक्रीज इन्वेस्टमेंट का इंक्रीज, इन्वेस्टमेंट का इंक्रीज सप्लाई का इंक्रीज, सप्लाई का इंक्रीज जीडीपी का इंक्रीज, आउटपुट का इंक्रीज। मजा आ गया सर? मेरी बात आपको समझ में आ रही है? यानी अगर आपसे, मैंने क्यों ये कहानी रिपीट की? ये कहानी मैंने इसलिए रिपीट की कि अगर कहीं आपसे क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस क्या है, तो आप इस बात को लिख सकें, इस बात को बता सकें। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? तो ये आपका इन्वेस्टमेंट का पार्ट यहां पर कवर हुआ। ठीक है, इसके बाद हम लोग किसकी बात करते हैं? स्टॉक एंड फ्लो की। सर स्टॉक क्या है और फ्लो क्या है? तो अभी मेरे पास प्रेजेंटली मेरे अकाउंट में x हजार करोड़ रुपए रखा हुआ है। पूरा नहीं बताऊंगा, एक्चुअल नहीं बताऊंगा, है? ठीक है, x हजार करोड़ रुपए रखा हुआ है। ठीक है, कोई इनकम टैक्स वाला ना देख ले भाई, नहीं है यार, ठीक है, मजाक कर रहा हूं। अगर मेरे पास इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो भी स्टॉक पड़ा हुआ है वो स्टॉक में आएगा। यानी जो भी पॉइंट ऑफ टाइम की बात करेगा, सिंपल सी बात क्या है, जो भी पॉइंट ऑफ टाइम की बात करेगा दैट विल बी कंसिडर्ड इन स्टॉक। ठीक है, और जो भी पीरियड ऑफ टाइम की बात करेगा, जो भी पीरियड ऑफ टाइम की बात करेगा दैट विल बी कंसिडर्ड इन फ्लो कंसेप्ट। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूं कि प्रेजेंटली मेरी वेल्थ इतनी है, स्टॉक या फ्लो? बोलिए उधर से, मुझे सुनाई दे रहा है स्टॉक। आपने बोला ना? हाँ, अभी आवाज आई मेरे पास। तो यानी प्रेजेंटली इस डेट को मेरे पास जो वेल्थ है वो मेरा स्टॉक कॉन्सेप्ट है।
लेकिन मैं अपने वहां जाने तक कितना वेल्थ क्रिएट करने वाला हूं, दैट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट, पीरियड ऑफ टाइम। मेरी बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? मुझे घर से, अब देखिए कहां से कहां पहुंच गया, मुझे घर से पॉकेट मनी मिलती है, मुझे घर से पॉकेट मनी मिलती है, और मैं पर डे एक दुकान पे समोसा खाता हूं, पर डे अपने कॉलेज के कैंटीन में जाता हूं, कैंटीन वाले को मैं मंथली इतना रुपए देता हूं। अब मैं मंथली अगर कोई काम रेगुलर इंटरवल पे कर रहा हूं, क्या वो पॉइंट ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम है? वो पीरियड ऑफ टाइम है। बात समझ में आ रही है? मुझे पैसा मिला, मैं पर डे, पर मंथ, पर ईयर अगर कोई काम कर रहा हूं, दैट इज फ्लो। बात समझ में आई? क्लियर है बात? दूसरी चीज जो यहां पर इंपॉर्टेंट है, ये स्टॉक और फ्लो तो नॉर्मल बात है कि आप पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम से चीजों को एनालाइज कर सकते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि अगर बनाना चाहिए तो यह बनना चाहिए कि स्टॉक और फ्लो के बीच में जो इंटरडिपेंडेंस है, इसको समझाइए। स्टॉक और फ्लो के बीच के इंटरडिपेंडेंस को समझाइए। इसका मतलब क्या है सर? जैसे मैं हर महीने की पहली तारीख को कुछ इनकम कमाता हूं, ठीक है, कुछ इनकम जनरेट करता हूं, मैं जैसे ही वो इनकम पाता हूं, उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे जाकर बैंक में वो पैसा जमा कर देता हूं, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरा डिपॉजिट है इन द बैंक, क्लियर। और उसी इनकम को जो मैंने पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टॉक के रूप में वहां डिपॉजिट किया, पूरे मंथ में उसको विड्रॉ करता रहता हूं, जब जहां यूज करता हूं, जब जहां यूज पड़ता है। तो मेरा डिपॉजिट पॉइंट ऑफ टाइम, मेरा विड्रॉल पीरियड ऑफ टाइम, तो मेरा डिपॉजिट स्टॉक और मेरा विड्रॉल फ्लो। स्टॉक और फ्लो आपस में इंटरडिपेंडेंस हैं, क्योंकि अगर मैं इंटरडिपेंडेंट है, अगर मैं पहली तारीख को पैसा डालता ही नहीं तो मैं विड्रॉ क्या करता। क्लियर है मेरी बात? मैंने अपने नाम से 2 अकाउंट खुलवाया है। एक वो अकाउंट है जिसमें मैं फ्लो के रूप में पर मंथ कुछ पैसे सेव करता हूं। अब जो मैं डिपॉजिट कर रहा हूं पर मंथ, वो मेरा फ्लो हो गया, और जो 1 साल या 10 साल में जो पैसा एट अ पॉइंट ऑफ टाइम इकट्ठा होगा उस सेविंग अकाउंट में, वो मेरा स्टॉक होगा। यानी सिर्फ डिपॉजिट को मत याद कर लीजिएगा स्टॉक, डिपॉजिट कैन बी स्टॉक और फ्लो, विड्रॉल कैन बी स्टॉक एंड फ्लो। बात समझ में आ रही? डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। क्लियर है मेरी बात? इट विल डिपेंड ऑन सिचुएशन। आप शांति से उसको समझिएगा क्या कह रहा। अगर आपसे इंटरडिपेंडेंस पूछता है तो आप ये दोनों बात को समझाइए, ठीक है ना, कि स्टॉक फ्लो पे कैसे इंटरडिपेंडेंट है और फ्लो स्टॉक पे कैसे इंटरडिपेंडेंट है। अगर मैं मंथली उस सेविंग वाले अकाउंट में पैसा नहीं जमा करता, तो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम स्टॉक जब वो होगा तो मैं निकालूंगा क्या, अगर नहीं जमा करता तो। इंटरडिपेंडेंस। बात समझ में आ रही है? आप इसको समझा सकते हैं। तो ये सम बेसिक कंसेप्ट्स के गुड्स के बारे में हमने समझा, हमने इन्वेस्टमेंट के बारे में समझा, हमने स्टॉक और फ्लो के बारे में समझा, हमने इन्वेस्टमेंट के फिक्स और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के बारे में समझा, ठीक है। अब यहां से अगर मैं आगे चलूं तो एक और टर्म है, कुछ और टर्म्स हैं जैसे हम लोग समझ लेते हैं। एक है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। एक टर्म होता है जिसे हम कहते हैं नेट इन्वेस्टमेंट। अगर हमसे कुछ ऐसा लिखा हुआ क्वेश्चन हमको मिलता है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट टर्म इस्तेमाल कर दिया उसमें, नेट इन्वेस्टमेंट टर्म इस्तेमाल कर दिया उसमें, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, सर आपने जब ग्रॉस टर्म पहली बार सिखाया तो आपने कहा ग्रॉस मतलब टोटल। तो सर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब यहां टोटल की बात हो रही है सर। और नेट टर्म जब आपने सिखाया तो आपने कहा कि ग्रॉस में कुछ माइनस करते हैं तो नेट बनता है। वो नेट एक्चुअली है क्या? ये नेट जो है, नेट इन्वेस्टमेंट इज अ एडिशनल इन्वेस्टमेंट, इज एडिशनल इन्वेस्टमेंट। सर क्यों करते हैं हम एडिशनल इन्वेस्टमेंट? क्योंकि जब हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट करते हैं, मैंने 10 मशीनें खरीद ली, टोटल 10 मशीनें मैंने खरीद ली, ये मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट था। उन 10 मशीनों में से 2 ऐसी मशीनें थी जिसमें वियर एंड टीयर आ गया,
जिसमें एक्सीडेंटल डैमेज आ गया, जिसमें कुछ दिक्कतें आ गई, तो उनको मैं हटाऊंगा और मैं कुछ एडिशनल लाऊंगा। जो मैं हटा रहा हूं उसी को हम क्या कहते हैं? वियर एंड टियर किसमें होता है? उसको हम क्या कहते हैं इकोनॉमिक्स में? आप अकाउंट्स में पढ़ते हैं, डेप्रीशिएशन। एक्सीडेंटल डैमेज, डेप्रीशिएशन। बात समझ में आ रही है? यानी इस टोटल इन्वेस्टमेंट में अगर मेरे पास 10 मशीनें थी, 2 मशीनें सर खराब हो गई, तो उन 2 मशीनों को मैं बदलूंगा। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि डेप्रीशिएशन को हम दूसरे तरीके से समझेंगे जब हम समझेंगे। अब सर आप ये तो बताए थे कि ग्रॉस में से डेप्रीशिएशन को जब हम माइनस करते हैं तो हमको नेट मिलता है सर। ग्रॉस में से डेप्रीशिएशन को जब हम माइनस करते हैं तो हमको नेट मिलता है सर। इतनी बात आपको ठीक है, समझ में आ रही है बात? सर ठीक है, लेकिन ये डेप्रीशिएशन की डेफिनेशन हमने जो पढ़ी है वो यही पढ़ी है कि रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। आपने कहा था सर आप कुछ और बताएंगे, तो मैंने कहा 10 मशीनें मेरे पास मैंने परचेज की, टोटल इन्वेस्टमेंट मेरा 10 मशीनों का था, जिसमें से 2 मशीनों में वियर एंड टियर हो गया। अब उनको मैं चेंज करूंगा और कुछ एडिशनल मशीनें परचेज करूंगा, ठीक है ना? तो जो उसमें से मैं निकाला, 10 मशीनों में से 2 मशीनें मैंने बाहर निकाल दी जिसमें वियर एंड टियर आया था, डेप्रीशिएशन। अब जब मैं 2 मशीनें बाहर निकालूंगा तो 2 मशीनों की जरूरत तो है ना भैया। तो इस डेप्रीशिएशन टर्म को इस रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट्स के साथ हम एक और टर्म क्या इस्तेमाल कर सकते हैं कि डेप्रीशिएशन इज अ रिप्लेसमेंट कॉस्ट। 2 मशीनें हटाऊंगा तभी तो 2 मशीनें लाऊंगा। तो डेप्रीशिएशन और क्या कह सकते हैं हम इस डेप्रीशिएशन को कह सकते हैं कि इट इज अ रिप्लेसमेंट कॉस्ट। बात समझ में आ रही है? तो डेप्रीशिएशन रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स तो है ही, लेकिन इट इज अ रिप्लेसमेंट कॉस्ट एज वेल। क्लियर है बात? आपको बात समझ में आ रही है? तो ये रिप्लेसमेंट कॉस्ट हो गया। सर जब हम लोग अपनी बुक पढ़ रहे थे सर, तो वहां पर दिया हुआ था कि नेट इन्वेस्टमेंट के कुछ सिग्निफिकेंस हैं सर। जैसे इन्वेंट्री के कुछ सिग्निफिकेंस थे, वैसे नेट इन्वेस्टमेंट के कुछ सिग्निफिकेंस हैं सर। तो आप बताइए ना, अब तो आपको बात समझ में आ गया। नेट इन्वेस्टमेंट इज एडिशनल इन्वेस्टमेंट। एडिशनल इन्वेस्टमेंट क्या करेगा? फिर से आउटपुट इंक्रीज करेगा, और आउटपुट इंक्रीज होने के बाद जो साइकिल चलती है वो साइकिल तो हमको पता है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? इसीलिए मैंने नेशनल इनकम के स्टार्ट होते हुए जब मैंने इस एजम्पशन के बारे में आपको बताया था कीन्स के, कि आउटपुट का इंक्रीज होना लीड्स टू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, लीड्स टू इनकम जनरेशन। ये जब मैंने आपको ये बात कही थी तो मैंने आपसे क्या कहा था कि नेशनल इनकम के 80% वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस जो आउट ऑफ सिलेबस आपके एग्जाम में आने वाले हैं, उन 80% सोल्यूशन का एक ही जवाब है, वो है ये साइकिल। अब अगर वो आपसे नेट इन्वेस्टमेंट के बारे में सिग्निफिकेंस पूछ ले, इधर उधर की फालतू बात कर ले, घुमा फिरा के आपको आउटपुट ही तो इंक्रीज कराना है नेशनल इनकम में, और आउटपुट इंक्रीज करने के बाद जो साइकिल चलानी है वो चला देंगे हम वैल्यू बेस्ड में। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो आप इसके लिए तैयार रहिए, ठीक है? तो मुझे उम्मीद है आपको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट, डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन को रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी कहते हैं, ये बात आपको समझ में आ गई। सर जो ये डेप्रीशिएशन आप कह रहे हैं, इसके कुछ कॉजेज होंगे सर, कॉजेज ऑफ डेप्रीशिएशन। तो सर अभी आपने कहा कि वियर एंड टियर हो सकता है, बहुत ध्यान समझिएगा इस बात को, ठीक है? ऑप्शन ये फिर वियर एंड टियर के साथ और क्या हो सकता है सर? ये सर एक्सीडेंटल डैमेज भी हो सकता है सर। सर और क्या हो सकता है सर? मैं एक टर्म लिख रहा हूं, ऑब्सोलेसेंस। ऑब्सोलेसेंस सर, ऑब्सोलेसेंस का मतलब क्या हुआ सर? ऑब्सोलेसेंस का मतलब हुआ ऑब्सोलीट हो जाना। ऑब्सोलीट हो जाने का मतलब सर गायब हो जाना। सर कोई चीज गायब कैसे हो सकती है सर? तो सर आपसे पूछेंगे, अच्छा ये बताओ, कलर टीवी के जमाने में जन्मे बालकों और बालिकाओं, ये बताओ कि क्या तुमने ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखी है? नहीं सर, हमारी जनरेशन ने नहीं देखी। क्या हो गया वो? सर गायब हो गया। तो गायब हो गया तो ऑब्सोलीट हो गया। ऑब्सोलेसेंस का मतलब समझ में आ गया।
कि कोई चीज गायब हो गई, ऑब्सोलीट हो गई, जैसे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हो गई। बात समझ में आई? अब ये ऑब्सोलेसेंस होने के पीछे सर रीजन क्या हो सकता है सर? सर ऑब्सोलेसेंस दो वजह से हो सकता है सर। एक हम कह सकते हैं सर एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, और एक को हम कह सकते हैं सर अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। सर ब्लैक एंड व्हाइट वाली जो टीवी थी उसकी दुकान मेरे ही घर पे किसी की थी, और मेरे घर पे जिसकी दुकान थी ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की, उसने देखा कि अब लोग ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की डिमांड नहीं कर रहे हैं, अब वो कलर टीवी की डिमांड कर रहे हैं। तो उनको लग गया था कि ये ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का जमाना जा रहा है और अब कलर टीवी का जमाना आ रहा है। तो यानी चेंज इन डिमांड कैन बी द रीजन ऑफ एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। मैं लिख लूं इसके पीछे रीजन, चेंज इन डिमांड, मैं अगर दूसरी बात यह कहूं कि सर हम तो वो भी जनरेशन है सर जो 2G नहीं जानते हैं सर। सर 3G सर सुने तो थे सर, लेकिन जब 3G था सर तो हमको फ़ोन नहीं दिया गया था सर। हम तो 4G में ही सर पले बड़े हैं सर। ठीक है, कोई बात नहीं। 5G आ रहा है, अब आप भी कुछ ना कुछ इतिहास का जान लेंगे। जब आने वाले समय पे कोई पढ़ाएगा तो आपसे 4G के बारे में बात करेगा तो आप कहेंगे हाँ था, मैं उस समय फ़ोन चलाता था। ठीक है ना, 5G का समय आ रहा है, आ ही गया है। ठीक है, तो जब टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो भी तो चीजें ऑब्सोलीट हो सकती हैं। ठीक है, यानी मैं कह सकता हूं चेंज इन टेक्नोलॉजी। कितने लोग रेडियो सुनते हैं अभी? हाँ लगभग लोग रेडियो पे, कितने रेडियो पे मैच सुनते हैं, कमेंट्री? नहीं सर, मैच देखने में मजा आ रहा है सर, कैसे सूर्य कुमार बैठ के आगे पीछे सर। हाँ ठीक है, तो ये सब जो रीजंस हैं वो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस के हैं। क्लियर है बात? अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस सर, ये क्या बात कर रहे हैं सर आप? मैं था उस समय जब कलर टीवी का जमाना आ रहा था और ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का जमाना जा रहा था। मैं इकोनॉमिक्स थोड़ा सा पढ़ लिया था, तो मैं समझ गया कि डिमांड चेंज हो रहा है, जल्दी से कलर टीवी मंगा लो। कलर टीवी मैंने मंगा ली अपने दुकान पे, बेचने को मैं तैयार था, लेकिन तभी धरती फटी और मेरी सारी कलर टीवी अंदर चली गई। यानी जो भी नेचुरल डिजास्टर होगा, जो भी नेचुरल कैलामिटीज होंगी, उन रीजन से जो मेरे सामान गायब हो जाएंगे, मेरे प्रोड्यूस्ड गायब हो जाएंगे, वो अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस है। मुझे पता नहीं था कि ऐसा होगा, लेकिन हो गया। ठीक है ना, तो यहां पर ये क्या कॉज हो सकता है? नेचुरल कैलामिटीज हो सकती हैं। अचानक से इकोनॉमी में रिसेशन आ जाए। क्यों? पूरे विश्व की इकोनॉमी आपस में जुड़ी हुई है, किसी दूसरे इकोनॉमी का असर मेरी इकोनॉमी पड़ गया, रिसेशन आ गया। लड़ रहा है रशिया और यूक्रेन, खराब अर्थव्यवस्था सबकी चल रही है। बात समझ में आ रही है? तो यानी कि रिसेशन अगर आ जाए अचानक से, तो यह भी एक रीजन हो सकता है मेरे अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस का। लेकिन जब हम ऑब्सोलेसेंस के कॉजेस की बात करते हैं डेप्रिसिएशन में, मेंशन कर लीजिए इस बात को, मैं फिर से कह रहा हूं, जब हम कॉजेस ऑफ डेप्रिसिएशन में ऑब्सोलेसेंस की बात करते हैं तो डेप्रिसिएशन के कॉजेस में सिर्फ और सिर्फ हमारा एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस आता है, अनएक्सपेक्टेड नहीं आता। अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस के लिए जो टर्म हम इस्तेमाल करते हैं इकोनॉमिक्स में, यह हमारा कैपिटल लॉस हो रहा है, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट नहीं हो रहा है, यह रिप्लेसमेंट कॉस्ट नहीं है, आया खत्म, कैपिटल लॉस। धरती फटी, कलर टीवी लाए थे, खत्म, सब गया अंदर, देख रहे हैं यहां से, कुछ नहीं कर पाएंगे। बात समझ में आई? तो जो अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस के लिए हम टर्म इस्तेमाल करते हैं वो कैपिटल लॉस है, ना कि डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन में जो ऑब्सोलेसेंस है उसका कॉजेज में सिर्फ एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस है, ना कि अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। क्लियर हो गई आपको बात? याद हो गई आपको बात? ठीक है, तो ये आपका डेप्रिसिएशन है। ठीक है, अब इस डेप्रिसिएशन में एक चीज और आपको जो जाननी है वो आप समझ लीजिए कि मान लीजिए मैं बिजनेसमैन हूं। ठीक है, मैं बिजनेसमैन हूं। ठीक है, पीछे से लोग कह रहे हैं हाँ आप हैं, नहीं नहीं भाई, हाँ यही बस कर लेता हूं थोड़ा बड़ा। मैं अगर
एक मशीन खरीदूं, ठीक है, वो मशीन मान लीजिए 1 लाख की है, ठीक है, 1 लाख की मैंने एक मशीन खरीदी। अब अगर मैं एक समझदार बिजनेसमैन हूं, अब मैं खुद को समझदार बोला तो लोग हंस रहे हैं यहां पे, ठीक है, अगर मैं एक समझदार बिजनेसमैन हूं तो मैं ये सोचूंगा ना कि हाँ ये जो मशीन है इसका एक लाइफ है, एक टाइम पीरियड है जब तक ये मशीन जिंदा रह सकता है। इस मशीन में वियर एंड टियर आएगा, ये मशीन भी रिप्लेसमेंट कॉस्ट मांगेगी। तो मैं क्या करूं, मैं उस मशीन की लाइफ स्पैन को उसके टोटल वैल्यू से डिवाइड कर लूं। अगर मैं ये समझता हूं कि ये मशीन मेरी 10 साल चलने वाली है, तो मैं 1 लाख जो उसकी कॉस्ट थी उसमें 10 रुपए 10 साल को डिवाइड किया तो मुझे जो वैल्यू मिली, क्या वो 10,000 है? वो 10,000 है? सर ये क्या फालतू सा कैलकुलेशन कर रहा है, नहीं समझ में आ रहा है हमको, मैं समझा रहा हूं, समझिए। अगर मैं ये 10,000 रुपए पर ईयर, क्योंकि 10 साल तो ये मशीन चलेगी, उस 10,000 को अगर मैं पर ईयर किसी फंड में डालता जाऊं, किसी फंड में डालता जाऊं, तो 10 साल के बाद 10,000 मिलकर कितना बन जाएगा? 1 लाख। रिप्लेसमेंट कॉस्ट तो मुझे 10 साल के बाद चाहिए थी ना, तो मैं आज ही से उसकी तैयारी कर रहा हूं। और उसकी तैयारी करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैंने अपने उस मशीन को जब परचेज किया सॉरी, उसके कॉस्ट को उसके लाइफ स्पैन से, उसके टाइम पीरियड से जितना वो चल सकता है उसको डिवाइड किया और मैंने पर ईयर की फंड में डालने वाली वैल्यू निकाल ली। और जिस फंड में मैं इस वैल्यू को डालता हूं उसी को हम जो कहते हैं, वो क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं, यही इंपॉर्टेंट है, डेप्रीसिएशन रिजर्व फंड। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, डेप्रीशिएशन रिजर्व फंड। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? यानी कि ये 10-10 हजार रुपए पर ईयर जो हम इकट्ठा कर रहे हैं एक फंड में, उस फंड को हम क्या बुलाते हैं, तुम्हारा नाम क्या है फंड, तुम्हारा नाम है डेप्रीशिएशन रिजर्व फंड। कितना राइमिंग बन गई तो, ठीक है। तो यानी कि आपको डेप्रीशिएशन का कंसेप्ट अब पूरी तरीके से समझ में आ चुका है, ठीक है। अब इससे अगर हम आगे बढ़े तो हम लोगों ने स्टॉक एंड फ्लो भी कवर कर लिया, हम लोगों ने डेप्रीशिएशन, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट, हम लोगों ने सारी चीजें कवर कर ली जो हमारे बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स की हैं। हम लोगों ने इसी में इंटरसेक्टरल फ्लो के बारे में पढ़ा था। इंटरसेक्टरल फ्लो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, रिवीजन कर ही रहे हैं तो उसको भी समझ लेते हैं एक बार में। इंटरसेक्टरल फ्लो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इंटरसेक्टरल फ्लो में हम लोगों ने कहा कि सर दो जो सेक्टर्स हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पास जो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है वो 4 हैं, ठीक है। पहला हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरा फर्म, तीसरा गवर्नमेंट, चौथा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इन चारों में हम लोगों ने जब डिवीजन किया था सर, तो हमने कुछ मॉडल डिवाइड किए थे। एक जिसको हम लोगों ने 2 सेक्टर मॉडल कहा था, दूसरा हमने 3 सेक्टर मॉडल कहा था, 4 सेक्टर मॉडल कहा था। 2 सेक्टर मॉडल में सर हमने एक बात की थी हाउस होल्ड सेक्टर की और फर्म की, हाउस होल्ड सेक्टर की और फर्म की। सर हाउस होल्ड फर्म को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दे रहा था और बदले में फर्म हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट दे रहा था। क्या मतलब सर इस बात का, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लैंड, लेबर, कैपिटल एंटरप्रेन्योर दे रहा था, उसके बदले ये इसको रेंट, वेज, इंटरेस्ट और प्रॉफिट दे रहा था, ठीक है। अगर इसमें से मैं किसी एक को भी हटा दूं तो क्या चल पाएगी स्थिति, इकोनॉमी चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। यानी सर इंटरसेक्टरल फ्लो किसी चीज से बनता है जिसका नाम है इंटरसेक्टरल इंटरडिपेंडेंस, और वो इंटरसेक्टरल इंटरडिपेंडेंस 2 सेक्टर के बीच के इंटरडिपेंडेंस को बताता है, ठीक है। इंटरसेक्टरल फ्लो को हम कैसे डिफाइन करेंगे, इंटरसेक्टरल फ्लो को डिफाइन करने के लिए हम ये बताएंगे कि हर सेक्टर एक दूसरे सेक्टर पे इंटरडिपेंडेंट है, जिसको हम इंटरसेक्टरल इंटरडिपेंडेंस कहते हैं, और ये इंटरसेक्टरल इंटरडिपेंडेंस लीड्स टू इंटरसेक्टरल फ्लो। क्लियर हो गई बात? इंटरसेक्टरल फ्लो, इसमें हम लोगों ने पढ़ा था मनी फ्लो और रियल फ्लो। सॉरी, हम लोगों ने कहा कि हाउस होल्ड फर्म को और क्या देता है, तो सर पहले तो ये इससे गुड्स एंड सर्विसेज लेता है, इससे गुड्स एंड सर्विसेज लेता है और फिर बदले में इसको रेवेन्यू देता है,
कहा था ये बात, ऊपर के ये दोनों चीजें जो है रेवेन्यू हो, मनी का फ्लो हो रहा है उसमें, जब वेज देंगे, रेंट देंगे, इंटरेस्ट देंगे, प्रॉफिट देंगे तो मनी का फ्लो होगा। तो ऊपर वाले दोनों को हम लोग क्या कहते हैं, मनी फ्लो। यानी मनी फ्लो क्या है सर, जिसमें मनी का फ्लो हो रहा हो। नीचे वाले को क्या कहते हैं सर, यहां भी सर्विसेज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, लैंड दे रहे हैं, लेबर दे रहे हैं, कैपिटल दे रहे हैं, एंटरप्रेन्योर दे रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। नीचे गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी नीचे सर टोटल मिला के गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हो रहा है सर। इसको क्या कहते हैं सर, तो इसको रियल फ्लो कहते हैं। क्लियर कोई बात, रियल फ्लो, मनी फ्लो, ठीक है। इसी क्रम में हम लोगों ने बात की थी सर्कुलर फ्लो की। सर्कुलर फ्लो में हमने क्या कहा, हमने कहा कि एक फर्म है, एक हाउस होल्ड है और एक एक्सपेंडिचर, क्योंकि हाउस होल्ड जब इनकम कमाएगा तो वो मार्केट में जाके एक्सपेंडिचर करेगा। फिर से फैक्टर हाउस होल्ड को क्या देगा, फैक्टर पेमेंट देगा। ये फैक्टर पेमेंट जो है वो इस हाउस होल्ड के लिए क्या होगी सर, इनकम होगी। ये जब इनकम कमाएगा तो सर ये मार्केट में जाके एक्सपेंडिचर करेगा। ये जब एक्सपेंडिचर करेगा तो किस चीज पे एक्सपेंडिचर करेगा, जो गुड्स एंड सर्विसेज फर्म प्रोड्यूस किया होगा उसी पे एक्सपेंडिचर करेगा। तो ये पैसा घूम के वापस कहां जाएगा, फर्म के पास जाएगा। और फिर फर्म क्या करेगा उससे, उन पैसों से अपने गुड्स में, अपने सर्विसेज में वैल्यू एडिशन करेगा। ठीक है, अब वैल्यू एडिशन वापस से इसके लिए इनकम जनरेशन, यहां पर एक्सपेंडिचर होगा। बात समझ में आ रही है। और यहीं से हमारे मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन का 3 मेथड बनता है, वैल्यू एडिशन मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। बात समझ में आ रही है। ये तीनों मेथड्स जो आते हैं वो ये तीनों मेथड्स यहीं से आते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी से निकलते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से निकलते हैं। क्लियर हुई बात। अब ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हमको समझ में आ गया, ये सारी बात हमको समझ में आ गई। एक बात सर लिखी होती है ऐसा कुछ कि वैल्यू एडिशन 3 लाइन, इनकम जनरेशन 3 लाइन, फिर एक्सपेंडिचर। सर ये बार बार ये 3 लाइन क्या होती है सर, हम लोगों ने सर बचपन में पढ़ा है 2 लाइन, इसको इक्वल टू कहते हैं, इसके ऊपर चलाता है सर तो कन्वर्जेंस कहते हैं। हाँ इस 3 लाइन का मतलब क्या है, इस 3 लाइन का मतलब हुआ आइडेंटिकल। क्या मतलब हुआ, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल इसका मतलब कि वैल्यू एडिशन से जो वैल्यू मिलेगी वो आइडेंटिकल होगी इनकम वाली वैल्यू से, और ये जो इनकम खर्च करेगा, ये इनकम जनरेट जो हुआ है वो आइडेंटिकल होगा इस एक्सपेंडिचर से। ये तीनों आपस में क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। यानी तीनों मेथड से अगर हम कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम करेंगे तो जो वैल्यू हमको मिलेगी वो आइडेंटिकल मिलेगी। क्लियर कोई बात। यहां से आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने बात की नेशनल इनकम की। नेशनल इनकम में हम लोगों ने कहा कि इट इज अ सम ऑफ किस चीज का, सम ऑफ फैक्टर इनकम्स अर्न्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। ठीक है ना, इसी के बारे में हम लोगों ने बात की थी, सॉरी। तो हम लोगों ने नेशनल इनकम को डिफाइन किया था इस तरीके से, सम टोटल ऑफ ऑल फैक्टर इनकम्स अर्न्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री इन अ फाइनेंशियल ईयर, इन एन अकाउंटिंग ईयर, जैसे भी आप डिफाइन करना चाहें। ठीक है, इसमें हम लोगों ने फैक्टर इनकम को ट्रांसफर इनकम से डिफर किया था। फैक्टर इनकम अर्न्ड इनकम है, ट्रांसफर इनकम अर्न्ड इनकम है। फैक्टर इनकम का एग्जांपल, जैसे मैं पढ़ाकर कुछ कमाऊं, मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, उसके बदले मुझे कुछ मिल रहा है, दैट इज माई फैक्टर इनकम। लेकिन अगर मुझे मेरे कॉलेज से स्कॉलरशिप मिला, वैसे नहीं मिला, लेकिन अगर मान लीजिए मुझे स्कॉलरशिप मिला, तो स्कॉलरशिप लेने के लिए मैंने कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं की, मैंने कोई काम नहीं किया, मैंने कोई, मेरी वो अर्न इनकम नहीं है, वो अनअर्न इनकम है, ओल्ड एज पेंशंस, अनअर्न इनकम। तो ये सारी चीजें ट्रांसफर इनकम का पार्ट है। सब्सिडीज, ट्रांसफर इनकम। ठीक है ना, सब्सिडी लेने के लिए, सिलेंडर के सब्सिडी के लिए मैंने कोई काम नहीं किया था, ठीक है ना, आ रही थी ठीक है, अपने आप बंद भी हो गई। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, आप कैसे, और फिर रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट के बीच का डिफरेंस, रेसिडेंट जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट विद इन द बाउंड्री, विद इन द कंट्री हो, नॉन रेसिडेंट जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट विद इन द कंट्री ना हो। ठीक है, विराट कोहली ब्रांड एम्बेसडर ऑफ प्यूमा कंपनी, नॉर्मल रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट तो क्योंकि हम ब्रांड एम्बेसडर की बात कर रहे हैं जो कि विराट कोहली है, प्यूमा कंपनी भले हमारे देश की नहीं है, लेकिन विराट कोहली के एक्सपेंडिचर की बात हो रही है, उसके इनकम की बात हो रही है, तो क्योंकि वो हमारे देश का नागरिक है, क्योंकि वो हमारे यहां अपना एक्सपेंडिचर करता है, हमारे यहां गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है, परचेस करता है या प्रोड्यूस करता है, सर्विसेज तो प्रोड्यूस करता ही है वो। ठीक है,
तो वो हमारे देश का नॉर्मल रेसिडेंट है क्योंकि उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारे देश में है, ठीक है ना। लेकिन कोई हमारी कंपनी हो और उसका ब्रांड एम्बेसडर विदेशी हो, जो हमारे देश में इसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट ना हो, तो भले ही कंपनी हमारी है लेकिन वो ब्रांड एम्बेसडर की अगर बात हो रही है तो ब्रांड एम्बेसडर हमारा नॉन रेसिडेंट होगा, क्योंकि वो बाहरी ब्रांड एम्बेसडर अपने देश में इकोनॉमिक इंटरेस्ट करता है, ना कि हमारे देश में, तो नॉन रेसिडेंट। क्लियर हो गई। इंडियन एम्बेसी वर्किंग अब्रॉड इज नॉर्मल रेसिडेंट, नॉर्मल रेसिडेंट, नॉर्मल रेसिडेंट। क्लियर। एंड फॉरेनर एम्बेसी, फॉरेन की कोई भी एम्बेसी वर्किंग इन इंडिया इज नॉन रेसिडेंट, क्योंकि उसका इनकम जनरेशन उसके यहां, सारी चीजें इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसके यहां है, जो भी वो इनकम जनरेट करेगा वो अपने यहां खाएगा कमाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो नेशनल इनकम की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई, डिफरेंसेस आपको दोनों के समझ में आ गए। इसके बाद जब हम यहां से आगे बढ़ते हैं तो हम लोगों ने बात की थी किसकी, एग्रीगेट्स की बात की थी। एग्रीगेट्स में हमने जीडीपी की बात की, जीएनपी की बात की, एनएनपी की बात की, एनडीपी की बात की, और मैंने वो सारी डेफिनेशन आपको दी हुई है। मैंने आपको एक ही कन्वर्जन के थ्रू ये सारी बात कही थी, उसी कन्वर्जन को बस हम एक बार और रिवाइज कर लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। वो कन्वर्जन क्या है कि हमको जीडीपी जो दी होती है वो मार्केट प्राइस पे दी होती है, और हमको, क्योंकि नेशनल इनकम के घर का नाम क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, नाम बदल गया है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस हो गया है, लेकिन हमारे सिलेबस में भी नहीं बदला है। बात समझ में आ रही है। ठीक है, जब हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो हम यहां पर बताएंगे कि नेशनल इनकम का एग्रीगेट एनएनपी एमपी है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस है, जो 2015 में बदल दिया गया था। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो पहले हम 2015 के पहले हम फैक्टर कॉस्ट पे निकालते थे, वो अब हम मार्केट प्राइस पे निकालते हैं 2015 के कैलकुलेशन से। ठीक है, तो हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो ये बात कहेंगे, लेकिन जब हम अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात नहीं कर रहे होंगे, अपने बोर्ड्स की बात कर रहे होंगे, तो हम इस बात को मेंशन करेंगे कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट ही हमारा नेशनल इनकम है, क्योंकि अभी चेंजेस नहीं किए गए हैं हमारे में। ठीक है, तो हम कैसे यहां पहुंचेंगे, तो ग्रॉस से नेट पे जाना है सर माइनस डेप्रीशिएशन, डी से एन पे जाना है सर प्लस एनएफआईए। ठीक है, एमपी से एफसी पे जाना है सर माइनस एनआईटी। ठीक है, हम पहुंच गए हैं। बात समझ में आ रही है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट पे पहुंचने का ये रास्ता है। आप ये रास्ता याद रखिए, इधर मुड़ना है उधर मुड़ना है, फिर वहां से वहां घर पहुंच जाना है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है, याद हो गई बात, कन्वर्जन समझ में आ गया। जीडीपी सबकी डेफिनेशन मैंने दी हुई है वीडियो में। ठीक है ना, लेक्चर नंबर 2 है, शायद 2 या 3 है। यहां से एक और बात हम लोगों ने की थी, डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में क्या डिफरेंस है। डोमेस्टिक इनकम का मतलब, अगर अपने वही गंदे वाले डायग्राम की मैं बात करूं, ठीक है, ठीक है, अगर मैं बात करूं तो यहां पे अगर कहीं भी बाउंड्री के अंदर कोई भी प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है ना, कोई भी प्रोडक्शन हो रहा है, तो वहां प्रोडक्शन करने वाला अगर हमारे बाउंड्री के अंदर कर रहा है तो हमारे डोमेस्टिक इनकम के अंदर आएगी। ठीक है, आप वीडियोस वापस से अगर देख के तब यहां आ रहे हैं तो आपको ये सारी बातें बड़ी मजा आएंगी सुनने में, लेकिन अगर आप पहली बार ये काम कर रहे हैं तो थोड़ा मजा कम आ सकता है। ठीक है, तो यहां पे प्रोडक्शन, कोई भी प्रोडक्शन करने वाला कोई भी हो, डज नॉट मैटर, वो नॉर्मल रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो, अगर हमारे बाउंड्री के अंदर प्रोडक्शन कर रहा है तो वो हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, और उससे जनरेट होने वाली इनकम हमारे लिए डोमेस्टिक इनकम हो। खत्म बात। ठीक है, अगर डोमेस्टिक इनकम से सर नेशनल इनकम पे जाना है तो क्या करें, तो अगर मान लेते हैं ये यूएस से है, ठीक है ना, ये यूएस से है, इस यूएस में कोई एक ऐसा इंडिविजुअल है जो हमारे देश का नॉर्मल रेसिडेंट है। ठीक है, और यहां पर ये वाला जो इंडिविजुअल है वो हमारे देश का नॉन रेसिडेंट है। तो अगर डोमेस्टिक इनकम में से हम इस इंसान को बाहर निकाल दें और इस नॉर्मल रेसिडेंट को, क्योंकि नेशनल इनकम की डेफिनेशन में हमने नॉर्मल रेसिडेंट को इंक्लूड किया था, तो इस बाहर वाले नॉर्मल रेसिडेंट को अगर मैं इंक्लूड कर लूं तो हमारा डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या कह रहे हैं सर, फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट उसको मैं इंक्लूड कर लूं। ठीक है, फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट उसको मैं इंक्लूड कर लूं तो ऐड कर लिया, और फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय नॉन रेसिडेंट उसको मैं एक्सक्लूड कर दूं तो मैंने माइनस कर दिया। ठीक है ना, एक और सच्चाई अगर मैं आपको बताऊं तो वो सच्चाई ये है कि जब हम डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम की तरफ जाते हैं तो हम यहां पर प्लस एनएफआईए करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कहते हैं, लेकिन ये सच किताबी भाषा में है। अगर मैं अपने इंडिया की बात करूं तो इंडिया के पर्सपेक्टिव में ये प्लस नहीं होता बल्कि माइनस होता है। बोर्ड के बच्चे इस बात पे अपना कान बंद कर लेंगे, कोई मतलब नहीं है उन्हें इस बात से।
बोर्ड्स की तैयारी करने वाले सिर्फ यही सुने कि डोमेस्टिक इनकम में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करेंगे तो हमको नेशनल इनकम मिलेगा। बोर्ड वाले बच्चे नहीं, थोड़े अच्छे लेवल वाले बच्चे अगर ये बात सुन रहे हैं तो ये सुने कि डोमेस्टिक इनकम में भारत के पर्सपेक्टिव में जब हम नेशनल इनकम में कन्वर्जन करते हैं तो प्लस नहीं बल्कि माइनस करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे देश में आता कम है, जाता ज्यादा है। यहां से बात समझ में आ रही है? ठीक है, बोर्ड्स के बच्चों को सिर्फ यही समझना है डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम आने के लिए प्लस एनएफआई है। ठीक है, अब देखिए, अब क्योंकि मैं यहां से बढ़ रहा हूं कहां पर, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की तरफ, और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में आपको कई बार यह बात लिखी होगी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और फिर एक लिखा होगा नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो फ्रॉम अब्रॉड का मतलब फ्रॉम अब्रॉड आ रहा है, और टू अब्रॉड का मतलब जा रहा है। ठीक है, तो अगर आपको कहीं पे वैल्यू टू अब्रॉड दी है, फ्रॉम अब्रॉड नहीं दी है, तो जा रहा है को तो अपने नेशनल इनकम में माइनस करेंगे ना। तो कैलकुलेशन करते समय इस बात को ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन में हमको फ्रॉम अब्रॉड दिया है कि टू अब्रॉड दिया है। टू अब्रॉड है तो माइनस कर लेंगे, फ्रॉम अब्रॉड है तो पैसा हमारे यहां आ रहा है तो उसको इंक्लूड कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। क्लियर है बात? अभी कैलकुलेशन पे हम लोग देखेंगे उस बात। ठीक है बात इतनी? चलिए, तो हां, इसके बाद डोमेस्टिक टेरिटरी एक टर्म था। डोमेस्टिक टेरिटरी, जब हम लोग डोमेस्टिक टेरिटरी की बात कर रहे थे तो इसमें हम लोगों ने चार बातें की थी। क्या? एक हमने कहा कि हमारी पॉलिटिकल टेरिटरी, जैसे हमारा लैंड और सी। हम लोगों ने बात की थी जो एयरक्राफ्ट्स हैं या फिर हमारे जो शिप्स हैं जो हमारे हैं, ऑपरेटेड इन अब्रॉड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट। ठीक है ना, तो वो क्या होगा? वो हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आएगा कि हमारे देश का कोई एयरक्राफ्ट बाहर चला रहा है किसी और देश में, तो क्योंकि वो हमारे देश का नॉर्मल रेसिडेंट है तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी। अगर मैं यूएस की जमीन पे खड़ा हूं, मैं यूएस के जमीन पे खड़ा हूं और ऊपर से एयर इंडिया जा रही है, तो मैं कहूंगा कि ये भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी है। बात समझ में आ गया? क्योंकि एयर इंडिया को चलाने वाला भारत का नॉर्मल रेसिडेंट है। ठीक है ना। फिर इसी क्रम में हम लोग ऑयल की बात करते हैं, गैस विक्स की बात करते हैं। ऑयल प्लेटफॉर्म्स एंड गैस विक्स फिर से ऑपरेटेड आउटसाइड, लेकिन वो किसके द्वारा चलाया जा रहा है? नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा, तो वो हमारे देश का डोमेस्टिक टेरिटरी है। ठीक है ना। रिलायंस पेट्रोल पंप, आजकल जियो पेट्रोल पंप भी खोल रहा है, ये लोग जाके खोल दे मान लो यूएस में, तो अगर मैं यूएस घूमने गया हुआ हूं और वहां जियो पेट्रोल पंप दिख रहा है तो मैं कहूंगा अच्छा भारत का डोमेस्टिक टेरिटरी। बात समझ में आ रही है? इसके बाद एम्बेसीज, ठीक है, एम्बेसीज, इंडियन एम्बेसी वर्किंग अब्रॉड, भारत का डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है ना। इतनी बात कर लेने के बाद जीडीपी एंड वेलफेयर क्या है आपको समझ में आ रहा है? वही साइकिल जीडीपी। अच्छा, जीडीपी एंड वेलफेयर पे जाने से पहले रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, तो रियल जीडीपी क्या है? जो रियल जीडीपी है वही रियल जीडीपी है। अरे सर क्या कह रहे हैं सर? जीडीपी निकालने के लिए इनकम जनरेशन देखते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जहां मैं वीडियो बना रहा हूं से कुछ दूरी पे ही एक समोसा वाला है। मैं उस समोसे वाले के पास शाम को गया और मैंने उससे पूछा कि भैया आज कितना इनकम जनरेट किए, तो वो कहा कि मेरा एक समोसा 10 रुपए का है और मैंने आज पूरे दिन में 100 समोसा बेचा है। तो आज की मेरी जो समोसे से मिली हुई जीडीपी है वो कितनी है? वो 1000 रुपए है। ये कैसे वो निकाला? उसने कहा कि मेरा प्राइस इंटू जितने क्वांटिटी मैंने बेची। ठीक है ना। तो यानी जीडीपी निकालने के लिए प्राइस इंटू क्वांटिटी करते हैं, तो यहां भी जीडीपी निकाल रहे हैं तो प्राइस इंटू क्वांटिटी ही करेंगे। लेकिन अंतर क्या है दोनों में कि एक जो प्राइस है वो कांस्टेंट प्राइस है, यानी बेस ईयर प्राइस है। जब हम रियल जीडीपी की बात करते हैं तो ये बेस ईयर प्राइस की बात करता है, या फिर इसको हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट प्राइस की बात करता है। ठीक है। लेकिन जब हम नॉमिनल जीडीपी की बात करते हैं तो ये जिस प्राइस की बात कर रहा होता है वो प्राइस करंट ईयर की प्राइस होती है। वीडियो देखा है पीछे तो बहुत मजा आ रहा होगा। ठीक है, करंट ईयर प्राइस यानी 2023-24 की प्राइस। सही बोल रहा हूं क्या? 23 का फेब आ गया क्या? फाइनेंशियल स्टार्ट हो गया क्या? नहीं, यानी 2022-23 की प्राइस की अगर हम बात करेंगे तो मेरी करंट ईयर प्राइस है
वो नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट करेगा अगर उस प्राइस पे हम टोटल इनकम जनरेशन की बात कर रहे होंगे। लेकिन अगर हम 2011-12 जो हमारा बेस ईयर है, अभी चेंज नहीं हुआ है, ठीक है ना, चेंज होने का चांस है 15-16 हो जाए, लेकिन अभी हमारा बेस ईयर क्या है 2011-12। तो 11-12 की प्राइस पे इनकम जनरेशन को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारा रियल जीडीपी देगा, ठीक है ना। रियल जीडीपी यानी कि रियल जीडीपी में प्राइस कांस्टेंट ही एक तरीके से, तो हर साल अगर कोई वैल्यू बढ़ रही है, 2011-12 से 12-13 में अगर कोई वैल्यू बढ़ गई, जो भी वैल्यू बढ़ी वो हमको क्या दिखाएगा, वो हमको इंक्रीज इन आउटपुट दिखाएगा। क्यों? क्योंकि प्राइस तो कांस्टेंट ही है, यानी क्वांटिटी ही बढ़ी है, तभी रियल जीडीपी बढ़ा हुआ दिख रहा है। तो रियल जीडीपी जब बढ़ेगा तो इकोनॉमी में वेलफेयर होगा, वहीं से कंसेप्ट बना जीडीपी एंड वेलफेयर, ठीक है ना। तो रियल जीडीपी बढ़ रहा है, आउटपुट बढ़ रहा है, साइकिल चला दीजिए। आउटपुट बढ़ने के बाद एम्प्लॉयमेंट, इनकम, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, सप्लाई, जीडीपी, फिर आउटपुट, ठीक है ना। तो ये साइकिल आप चला दिए, रियल जीडीपी एंड वेलफेयर का रिलेशन आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है बात। यहां से अगर हम आगे बढ़े तो अब हमारा सिर्फ मुझे जहां तक उम्मीद है कि हमने सारे टॉपिक्स लगभग कवर कर लिए, ठीक है। अगर नहीं किए हैं तो आपने वीडियोस तो देखे ही हैं, ठीक है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैंने सारे टॉपिक्स लगभग जितने भी पढ़ाए हैं, जितने भी नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में नेशनल इनकम के लिए जितने जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं वो लगभग हमने कवर कर लिए। अब जो हमको आज चीजों को समझना है वो कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम को समझना है। ये करने के लिए हम 3 मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। इन 3 मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं, समझते हैं इनको। पहला मेथड है हमारा वैल्यू एडेड मेथड। क्या मतलब था सर इसका? इसमें आपने सर स्टेप्स बताए थे कि पहले हम लोग वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालते हैं। आप वीडियोस देखिए, हम पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए हम क्या करते हैं सर? पहले स्टेप में वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए हम सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक करते हैं। कहा था हमने सेल्स अगर सर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो क्या दिया होगा सर? क्योंकि सर सेल्स तो हम कई जगह पे करते हैं ना सर। हम हाउस होल्ड को भी सेल्स पे उसको भी कुछ बेच सकते हैं, हम फर्म को भी कुछ बेच सकते हैं, गवर्नमेंट को भी सेल कर सकते हैं कुछ, फिर हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को भी सर कुछ सेल कर सकते हैं। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को जो हम सेल करते हैं तो हम अपने सामान को बाहर बेचते हैं तो उसको हम एक्सपोर्ट कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? एक्सपोर्ट कहते हैं। यानी यहां जिस टर्म को हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम एक्सपोर्ट कहते हैं, ठीक है ना। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का इंपोर्ट वाला पार्ट नहीं, एक्सपोर्ट वाला पार्ट, क्योंकि सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो सेल अगर हम इन तीनों को कर रहे हैं सर तो इनको हम कह सकते हैं डोमेस्टिक सेल। तो सर क्वेश्चन वाला हमारे साथ ये खेल सकता है सर कि वो हमको सेल्स की वैल्यू ना दे, डोमेस्टिक सेल्स की वैल्यू दे। तो डोमेस्टिक सेल्स सर जैसे ही देगा हमको ये समझ में आ गया कि तीनों को सेल किया है लेकिन अभी एक्सपोर्ट नहीं किया है। यानी क्वेश्चन में कहीं ना कहीं हमको एक्सपोर्ट की वैल्यू दी होगी, हम तुरंत डोमेस्टिक सेल में एक्सपोर्ट की वैल्यू को ऐड करेंगे सर, हमको तुरंत टोटल सेल मिल जाएगा सर। बात समझ में आ गई? तुरंत ढूंढेंगे हम, ठीक है। डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट हमको पहुंचाएगा सेल्स में। क्लियर बात? चेंज इन स्टॉक क्या है सर? तो चेंज इन स्टॉक वही हमारा इन्वेंट्री स्टॉक है जो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक से बनता है। क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक से बनता है, ठीक है ना। 31 मार्च को क्लोजिंग स्टॉक, फिर 1 अप्रैल को ओपनिंग स्टॉक, ठीक है ना, उसके बीच के डिफरेंस। तो डोमेस्टिक सेल्स सर उसका मन कर रहा था और हमको परेशान करने का सर, तो वो हमारे साथ क्या कर सकता है सर? तो सेल्स अगर नहीं दिया, डोमेस्टिक सेल्स भी नहीं दिया, तो वो हमको प्राइस दे देगा और क्वांटिटी दे देगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे। अभी तो सर समोसे का निकाल रहे थे हम, लेकिन वो प्राइस और क्वांटिटी की बात तब करेगा जब वो एक्सट्रीम आपको परेशान करने का चाहेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर चाहता भी है तो आप अब ये काम कर सकते हैं, ठीक है ना। सेल्स की वैल्यू निकालने के लिए डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट या फिर प्राइस इनटू क्वांटिटी, सेल्स मिल गया। चेंज इन स्टॉक के लिए क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक ढूंढेंगे, क्लोजिंग स्टॉक में ओपनिंग स्टॉक को माइनस करेंगे, हमको चेंज इन स्टॉक मिलेगा। सेल्स में चेंज इन स्टॉक की वैल्यू को ऐड करेंगे, हमको टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। सर वैल्यू ऑफ आउटपुट क्यों निकाल रहे हैं सर?
ये क्या बोल रहे हो भाई? हैं? लकड़ी, सोफा। सोफा दिख रहा है क्या? दिख रहा है? थोड़ा सोफा का ऊपर वाला पार्ट थोड़ा गायब हो जा रहा है, इसलिए मैं फिर से सोफा बना देता हूं। ठीक, यानी ये अगर वुड, ये सोफा, ये लकड़ी के इस्तेमाल से सोफा बना, ये आउटपुट, ये इनपुट। ठीक है बात? सर कितना वैल्यू एडिशन किए सर लकड़ी में? सर वैल्यू एडिशन कितना किए लकड़ी में सर? अरे यार ये क्या पूछ दिए? तो सर पक्का आप सोफे के वैल्यू में से लकड़ी के वैल्यू को माइनस करेंगे तभी आप बता पाएंगे सर। नहीं समझ में आई बात? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम चल रहा है दिमाग में। फर्म, हाउस होल्ड, एक्सपेंडिचर, पैसा वापस फर्म के पास, फर्म उसी लकड़ी में अब कुछ वैल्यू एडिशन करेगा। अब क्या करेगा? कुछ वैल्यू एडिशन करेगा। जो वैल्यू एडिशन करेगा उससे फिर इनकम जनरेट, फिर एक्सपेंडिचर, प्रोसेस चल रहा है बाबूराव की तरह। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये वाली बात आपको समझ में आ रही है। इसीलिए लकड़ी से क्या किया उसने? सोफा बनाया। तो लकड़ी एज अ वैल्यू ऑफ इनपुट उसने इस्तेमाल किया और सोफा एज अ वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो सर कितना वैल्यू एडिशन किया सर? तो वैल्यू ऑफ आउटपुट में से वैल्यू ऑफ इनपुट को माइनस करेंगे सर, तो ही आप बता पाएंगे कितना वैल्यू एडिशन किया सर। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट होगा तब तो माइनस करेंगे भाई। हाँ, सोफे की वैल्यू थोड़ा देगा क्वेश्चन में। रिश्तेदार हमारा, कहा कि रिश्तेदार हैं हम तुम्हारे, रिश्तेदार हैं तुम्हारे, लो वैल्यू ऑफ आउटपुट, ये लो वैल्यू ऑफ इनपुट, माइनस करो, घर चले जाओ। ऐसा नहीं होगा। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट को निकालने का ये सारा प्रोसेस है जिससे हम सोफे की वैल्यू निकाल पाए। ठीक है, और वैल्यू ऑफ इनपुट की वैल्यू अब हम निकालेंगे। वैल्यू ऑफ इनपुट, वैल्यू ऑफ इनपुट क्या है? हमारा परचेज है रॉ मटेरियल का। अब ये रॉ मटेरियल कहां कहां से परचेज कर सकते हैं सर हम? सेम, ठीक, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब परचेज कर रहे हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, सामान मंगा रहे हैं, इंपोर्ट। ठीक है, लेकिन बोर्ड बहुत ज्यादा नहीं खेलता है हमारे साथ। ठीक है, वो वैल्यू ऑफ इनपुट की वैल्यू या तो आपको इंटरमीडिएट कंजम्पशन के रूप में दे देगा, इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर के रूप में दे देगा, इसी रूप में आपको देगा। ठीक है ना? इंटरमीडिएट टर्म का मतलब रॉ मटेरियल। शुगर केन क्या था हमारे लिए? शुगर बनाने के लिए रॉ मटेरियल। बात समझ में आ रही है? तो इन तीनों शब्द का इस्तेमाल कर सकता है और हमको वैल्यू ऑफ इनपुट दे देगा। तो हम सर स्टेप नंबर 3 में क्या करते हैं सर? हम वैल्यू एडेड निकालते हैं। तो वैल्यू एडेड निकालने के लिए सर वैल्यू ऑफ आउटपुट में से वैल्यू ऑफ इनपुट को माइनस कर देते हैं सर। ठीक है, हमको वैल्यू एडेड मिल जाता है। और ये सर, ये काम हम प्राइमरी सेक्टर के साथ भी करते हैं, हम सेकेंडरी सेक्टर के साथ भी करते हैं, और सर हम टर्शरी सेक्टर के साथ भी करते हैं। तीनों सेक्टर के साथ हम करते हैं, सर्विस सेक्टर, तीनों सेक्टर के साथ। तो जब तीनों के साथ करेंगे सर तो हमको समेशन मिलेगा सर ग्रॉस वैल्यू एडेड का। प्राइमरी प्लस सेकेंडरी प्लस टर्शरी, तीनों सेक्टर का समेशन एट क्या? मार्केट प्राइस। जमाना बदल गया 2015 के बाद, मार्केट प्राइस। तो ये जो हमको वैल्यू देगा सर वो हमेशा बराबर होगा किसके? जीडीपी एट मार्केट प्राइस पे। बात हमको समझ में आ गई? प्राइमरी सेक्टर में जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज से जो इनकम जनरेट हुई है, सेकेंडरी सेक्टर में जो इनकम जनरेट हुई है, टर्शरी सेक्टर में जो इनकम जनरेट हुई है, ये तीनों के वैल्यू एडिशन को देख रहा है और यही तीनों हमारा जीडीपी एट मार्केट प्राइस हो गया। ठीक है ना? तो यहां से सर हमको जीडीपी एट मार्केट प्राइस मिल गया और इसके बाद सर हम एक्सपर्ट हैं कि हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस से नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट पे कैसे जाएंगे। तो सर जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जी से एन पे जाना है सर माइनस डेप्रिसिएशन, डी से एन पे जाना है सर प्लस एनएफआईए, सर एमपी से एफसी पे जाना है सर माइनस एनआईटी। बात समझ में आई? नेशनल इनकम का कैलकुलेशन हो गया थ्रू वैल्यू एडेड मेथड। क्लियर हो गई बात? इसके बाद हम लोग सेकंड मेथड की बात करते हैं जिसका नाम है इनकम मेथड। इनकम मेथड में हम लोग क्या कर रहे थे सर? तो सारे इकोनॉमिक यूनिट्स के फैक्टर इनकम्स को ऐड कर रहे थे सर, फैक्टर इनकम्स को। एक और चीज जो हमको ध्यान में रखनी है, कि जब हम वैल्यू एडिशन मेथड निकालते हैं तो वैल्यू एडिशन मेथड से मिलने वाला एग्रीगेट जो है वो जीडीपी एट मार्केट प्राइस है।
वैल्यू एडिशन मेथड से मिलने वाला जो एग्रीगेट है उसको हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस कहते हैं। क्लियर है बात? इनकम मेथड से मिलने वाले एग्रीगेट को हम डोमेस्टिक इनकम कहते हैं, जिसको हम नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट से डिनोट करते हैं। वैल्यू एडेड मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड में हमको जो एग्रीगेट मिलता है उसको हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस कहते हैं, लेकिन इनकम मेथड में जो हमको एग्रीगेट मिलता है उसको हम नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। ये किससे मिलेगा सर? तो ये सारे ही फैक्टर इनकम्स को ऐड करके मिलेगा। इनकम मेथड, नेशनल इनकम की डेफिनेशन, सम ऑफ ऑल फैक्टर इनकम्स। ये फैक्टर इनकम्स कौन कौन से हैं सर? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। ठीक है सर, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज किस किस रूप में? तो वेजेस एंड सैलरीज के रूप में। ठीक है, फिर लिख दिए सर वेजेस एंड सैलरीज। सर कुछ गलत कर रहे हैं आप, नहीं, यहां वेजेस एंड सैलरीज इन द फॉर्म ऑफ कैश और यहां इन द फॉर्म ऑफ काइंड। ठीक है, मेरे यहां काम करने और मेरे बिजनेस में तुमको रहने का, खाने का, घूमने का, ये सारी चीज हम तुमको देंगे काइंड। ठीक है, कैश के रूप में वेजेस एंड सैलरीज सीओई। ठीक है, और किस रूप में हो सकता है सर? बोनस हो सकता है, अलाउंसेस हो सकते हैं, जिसको हम बेनिफिट्स भी कहते हैं। और किस रूप में हो सकता है? तो ये इंप्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, इंप्लॉयर्स, याद रखिएगा, इंप्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। मतलब क्या सर? इंप्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का मतलब प्रोविडेंट फंड का नाम सुना है? प्रोविडेंट फंड, ये हमारा इंप्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम का एक एग्जांपल है। ठीक है, एग्जाम में क्या खेल देगा हमारे साथ? हमको एग्जाम में दे देगा इंप्लॉइज कंट्रीब्यूशन, और हम भावनाओं में बहेंगे और इंप्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन समझ के, सीओई समझ के उसको सॉल्व कर देंगे। इंप्लॉइज दिया रहेगा, इसको देखेंगे भी नहीं इसकी तरफ। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसीलिए मैंने यहां पर सर्कल किया कि इंप्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। ठीक है, इंप्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। ठीक है, ऑपरेटिंग सरप्लस, इसके बाद क्या है? ऑपरेटिंग सरप्लस। तो ऑपरेटिंग सरप्लस किस किस रूप में हो सकता है? मैं थोड़ा और जगह ले लूं। ऑपरेटिंग सरप्लस दो तरह की इनकम, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में तीन चीजें आती हैं, रेंट, रॉयल्टी और इंटरेस्ट। ठीक है, और एंटरप्रेन्योरशिप की जब भी बात होती है तो एक ही चीज आती है जिसका नाम है प्रॉफिट, जिसका नाम है प्रॉफिट। तो यानी कि अगर हमको ऑपरेटिंग सरप्लस दिया हुआ है डायरेक्ट, तो हम इन लोगों की तरफ देखेंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि तुम लोगों को जोड़ने की जरूरत ही नहीं है, तो तुम्हारा दिया ही हुआ है ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक है, लेकिन अगर हमको ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दिया है तो हम इन लोगों को ढूंढेंगे, और इन लोगों को ढूंढेंगे तो 1 अगर मैं रेंट को कह दूं, 2, 3 और इसको 4 कह लूं, तो 1 + 2 + 3 + 4 इज इक्वल टू ऑपरेटिंग सरप्लस। बात समझ में आ गया? अगर हमको हमारे साथ और उसको मन कर रहा है कि नहीं थोड़ा और खेल लेते हैं, तो वो इन लोगों के साथ नहीं खेल सकता, वो प्रॉफिट के साथ खेलेगा। तो प्रॉफिट के साथ अगर खेलेगा तो प्रॉफिट को 3 तरीके से, किस किस 3 तरीके से? ये हमारा कॉर्पोरेट टैक्स के रूप में हो सकता है दिया हो, डिविडेंड, ये सब तो वो बात हो गई कि जो प्रॉफिट हम बांट रहे हैं, अभी किसी और को दे रहे हैं, लेकिन कुछ हम रिजर्व्स रखते हैं। कंपनी कुछ अपने पास क्या रखती है? रिजर्व्स रखती है, या फिर इसी को हम लोग रिटेन्ड अर्निंग्स भी कहते हैं, इसी को हम लोग अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी कहते हैं। ठीक है ना, कुछ रिजर्व्स इसलिए रखती है ताकि अगर कोई आपातकालीन कंडीशन आ गई तो फोन थोड़े करेंगे तुमको डिविडेंड दिए थे जरा लेके आओ जल्दी, ऐसा नहीं होगा। कुछ रिजर्व्स रखते हैं, ठीक है ना, ताकि ऐसी कंडीशन में हम इसका इस्तेमाल कर सके। तो अगर हमको प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो हम ढूंढेंगे कि क्या ये सारी बातें दी हुई हैं। अगर दी हुई हैं, अगर मैं इसको ए कह लूं, इसको बी कह लूं और इसको सी कह लूं, तो ए प्लस बी प्लस सी मिलकर प्रॉफिट बनाएगा। क्लियर हो गई बात? अगर आप ये सारी चीजें क्लास किए हुए हैं, इन सारी चीजों को नोट किए हुए हैं, मैं लिख के कह सकता हूं, गारंटीड कह सकता हूं कि कोई ऐसा न्यूमेरिकल नहीं बना है जो आपको परेशान करेगा। बात समझ में आ रही है? ये सारी चीजें जो हैं, जो 1 पेज या 2 पेज में बताई जा रही हैं, ये बड़े ही रिसर्च के बाद ये चीजें निकली हैं। ठीक है ना,
मेरे द्वारा नहीं, शायद मेरे टीचर्स के द्वारा, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग, हाँ, मिक्स्ड इनकम छूट रहा है यहाँ पर, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। इसका मतलब क्या हुआ, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ, जैसे कि मान लीजिए आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, सीए हो गए, मान लीजिए आप 12th के बाद सीए कर लिए, सीए बन गए, अपना इनकम टैक्स रिटर्न खुद भर रहे हैं। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, बात समझ में आ रही है। उस इनकम को भी हम क्या करते हैं, इसमें इंक्लूड करते हैं। डॉक्टर हो गए, अपना ट्रीटमेंट खुद कर रहे हैं, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। इंजीनियर हो गए, अपना नक्शा खुद ही पास कर रहे हैं, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। एग्जाम्पल सोचते जाइए, ठीक है ना। क्लियर हो गई इतनी बात। इससे हमको मिलेगा क्या, ध्यान रखना है, इससे अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई। क्या मैंने सही लिखा है, क्या मैंने सही लिखा है? नहीं। क्यों सही नहीं लिखा है कि सर आपने कहा अभी कि हमको डोमेस्टिक इनकम मिलती है और आपने यहां लिखा है नेशनल इनकम। मुझे उधर से किसी की आवाज नहीं आ रही है, मैं यही चेक कर रहा था। आप बोलिए कि सर आपने गलत लिखा है। सर मैंने आपका पिछला वीडियो देखा है सर, ये नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट होगा, यानी कि इतने सारे कैलकुलेशन के बाद जो हमको वैल्यू मिलेगी वो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट की मिलेगी। अभी कहानी खत्म नहीं हुई सर। अगर हमको नेशनल इनकम निकालना है तो इसी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में हम क्या करेंगे सर, NFIA ऐड कर देंगे सर, और हमको क्या मिल जाएगा, हमको NNPFC मिल जाएगा सर। क्लियर हो गई बात। इनकम मेथड समझ में आ गई आपको बात। तो इनकम मेथड के बाद हम लोग अब आते हैं अपने तीसरे और आखिरी मेथड पे, जिसका नाम है एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है, जिसका नाम है एक्सपेंडिचर मेथड। जब हम एक्सपेंडिचर मेथड की बात करते हैं तो वहां पर जो हमको एग्रीगेट मिलता है, जैसा कि हम लोगों ने कहा, वो जीडीपी एट मार्केट प्राइस में मिलता है, ठीक है। वैल्यू एडेड मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड में जो एग्रीगेट हमें मिलता है वो जीडीपी एट मार्केट प्राइस हमें मिलता है। इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो सर ये हमारे लिए बहुत आसान बात है। क्यों आसान बात है सर, क्योंकि एक्सपेंडिचर्स को जोड़ते तो हम शुरू से आ रहे हैं। जो भी इनकम जनरेट हो रहा है उस इनकम को हमने कहा ना वैल्यू एडिशन मेथड में कि एक फर्म है, इनकम जा रहा है हाउस होल्ड के पास, हाउस होल्ड फिर उसको एक्सपेंडिचर कर रहा है। हाउस होल्ड जब एक्सपेंडिचर करता है तो क्या फर्म एक्सपेंडिचर नहीं करती है? तो सर एक्सपेंडिचर मेथड के लिए अगर हम ये कहें कि हमारे पास 4 सेक्टर ऑफ इकोनॉमीज हैं, आपने ये बात बताई है, और वो चारों सेक्टर कौन कौन से हैं? पहला हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरा फर्म, तीसरी गवर्नमेंट और चौथा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो यानी कि सर ये चारों ही सेक्टर्स अपना एक्सपेंडिचर करते होंगे। ये चारों ही सेक्टर्स जब एक्सपेंडिचर करते हैं सर, तो हाउस होल्ड सेक्टर के एक्सपेंडिचर को हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं, हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं। फर्म के एक्सपेंडिचर को हम कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जैसा कि मैं कार के शोरूम की बात कर रहा था जहां पर वो एसी खरीद रहा है, कैपिटल गुड्स वगैरह, ये सब क्या फर्म क्या करती है? वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करती है। सर गवर्नमेंट जो चीज करती है उसे हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं। साथ ही रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के एक्सपेंडिचर की जब हम बात करते हैं तो यहां पर हम कहते हैं कि सर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब हुआ कि हम कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं। तो कुछ पैसा जो हम, जैसे अगर हम गुड्स एक्सपोर्ट करेंगे तो मनी हमारे देश में आएगी, अगर हम गुड इंपोर्ट करेंगे तो पैसा हमारे देश के बाहर जाएगा। तो कितना पैसा हमारे देश में रहा ये निकालने के लिए हमको एक्सपोर्ट किए हुए गुड्स से जो पैसा मिला उसमें से इंपोर्ट किए हुए गुड्स के बदले जो हमने पैसा दिया उसको माइनस करना पड़ता है, और उसी को हम यहां पर क्या कहते हैं? यहां पर हम नेट एक्सपोर्ट कहते हैं, ठीक है। तो यहां हम टर्म क्या इस्तेमाल करेंगे? नेट एक्सपोर्ट, जिसको हम x माइनस एम से दिखाएंगे, x एक्सपोर्ट, m इंपोर्ट, ठीक है, x माइनस एम। तो यही काम अगर जब हम अपने क्वेश्चंस को देखेंगे एक्सपेंडिचर मेथड के, तो वहां क्या लिखा होगा? वहां पर हमको आइटम्स में दिया होगा प्राइवेट, फाइनल, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, हमें दिया होगा ये प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किसका फाइनल एक्सपेंडिचर है? कंज्यूमर का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, हाउस होल्ड का। फर्म में क्या दिया होगा? इस नाम से दिया हो सकता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। इसी को हम लोग इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी कह लेंगे, ठीक है। फिर तीसरा एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, तो हम लिख सकते हैं कि प्राइवेट फाइनल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है।
फिर लास्ट हमारा नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, बात आपको समझ में आ रही है? नेट एक्सपोर्ट। सर क्या हमको प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऐसे ही दिया होगा? तो ठीक है, हम इस बात को भी समझ लेते हैं। अगर सर हमको हम फिर से ये बात अगर लिख लें यहां बड़े में कि ये अगर मैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को, आप यहां देखिए, मैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को अगर मैं PFCE लिखूं, टाइम बचेगा अपना। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को अगर मैं GDCF लिखूं, प्राइवेट फाइनल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को मैं PFGE लिखूं, और नेट एक्सपोर्ट को नेट एक्सपोर्ट ही लिख लेंगे या फिर X माइनस M लिख लेंगे। ठीक है, अगर मैं इससे डिनोट करूं तो मैं ये बात कह सकता हूं कि सर यहां पर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस प्राइवेट फाइनल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट मिलके ही सर क्या बनाएंगे? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक मार्केट प्राइस बनाएंगे, और फिर हम उसको GDP MP से NNPFC पे कैसे जाना है वो हमको पता है। सर अगर हमको प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डायरेक्ट नहीं दिया तो क्या दे देगा? सोचिए ना, ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। अगर मैं आपसे ये बात कहूं कि आपको मेरी इनकम पता करनी है, तो आप मुझसे डायरेक्ट मत पूछिए कि आपकी इनकम कितनी है। ये मैं एक आपके ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन लगा रहा हूं कि आप मुझसे ये मत पूछिए कि आपकी इनकम कितनी है। आप अगर इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो आप मुझसे क्या 2 सवाल पूछ के मेरी इनकम जान सकते हैं। आप कह सकते हैं ना कि सर आप ये बताइए कि महीने में आप कितना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं, यानी आप कितना महीने में खर्च करते हैं, और महीने में आप कितनी सेविंग्स करते हैं। सर आपका खर्च और आपकी सेविंग्स को जोड़ के मैं आपके इनकम के बारे में बता दूंगा। सेम अगर मुझे वहां से, तो मैं अगर इस बात को लिखूं तो मैं लिख सकता हूं कि इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। तो अगर मुझे कंजम्पशन यहां पर निकालना हुआ, कंजम्पशन निकालना हुआ, तो मुझे अगर कंजम्पशन निकालना हुआ तो कोई 2 चीज अगर मुझे दी होगी, इसके अलावा तो क्या दी होगी? या तो इनकम दिया होगा और सेविंग दिया होगा। तो मैं क्या करूंगा? मैं पर्सनल इनकम में से पर्सनल सेविंग को जब माइनस कर लूंगा तो मुझे जो वैल्यू मिलेगी वो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की मिलेगी। 99.99% चांस में क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया होगा, लेकिन 0.001 में अगर कहीं आपको फंसाने की कोशिश करेगा तो आपको ये 2 वैल्यू जरूर दी होगी, इनकम और सेविंग की। आप इनकम और सेविंग को माइनस करेंगे, आपको प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मिल जाएगा। क्लियर है बात? अगर हम बात करें प्राइवेट फाइनल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की, तो ये सेम एज इट इज दिया रहता है आपके क्वेश्चन में। ठीक है ना, अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो हम देखेंगे। नेट एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें तो यहां पर एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करेंगे तो हमको नेट एक्सपोर्ट मिल जाएगा। अगर कहीं क्वेश्चन में हमको नेट इंपोर्ट दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ना सर कि x माइनस m अगर हम कर रहे हैं तो पक्का नेट इंपोर्ट का मतलब हुआ कि m की वैल्यू ज्यादा है और x की वैल्यू कम है। तो हम क्या करें? हम ये जो वैल्यू हमारी जो आएगी उसमें हम सिर्फ बाहर माइनस का साइन अगर लगा दें तो हमको जो वैल्यू मिलेगी वो नेट एक्सपोर्ट की वैल्यू मिल जाएगी नेट इंपोर्ट में। यानी नेट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू माइनस ऑफ नेट इंपोर्ट। क्लियर हो गई बात? नेट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू माइनस ऑफ नेट इंपोर्ट। अगर मैं इसको और समझाना चाहूं, अगर यहां ये 10 है और ये 8 है तो वैल्यू हमको 2 मिल गई। अगर ये 8 हो गया और ये 10 हो गया तो वैल्यू हमको -2 मिल जाएगी। तो केवल माइनस का साइन ही तो हम लगा देंगे तो हमको नेट एक्सपोर्ट वाला 2 मिल जाएगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं? सिर्फ साइन का डिफरेंस है। तो अगर नेट इंपोर्ट हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है तो जो हम फॉर्मूले में यहां प्लस करते हैं नेट एक्सपोर्ट, वो हम माइनस कर देंगे नेट इंपोर्ट। खत्म हो गई बात समझ में आ गई? अब आते हैं हम जिसमें हमको फंसाया जा सकता है, जिसका नाम है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को जैसा कि हम लोगों ने कहा कि हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी कह सकते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी कह सकते हैं। ये किस किस रूप में हो सकता है सर? तो इन्वेस्टमेंट अभी हम लोगों ने पढ़ा कि 2 रूप में हम करते हैं, एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और एक हम करते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब सर, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब प्लांट मशीनरी इन सब चीजों को परचेज करने में जो खर्च होगा। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट वही हमारा चेंज इन स्टॉक, रॉ मटेरियल के लिए किया हुआ खर्च। ठीक है ना, यानी यहां पर हम चेंज इन स्टॉक वाली ही बात कर सकते हैं जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक था। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट
अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है फिर तो ठीक है सर, कोई इशू नहीं है। लेकिन सर ऐसा भी तो हो सकता है कि हमको क्वेश्चन में जीडीसीएफ ना दे, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ना दे, बल्कि हमको क्वेश्चन में ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे। जब हमको क्वेश्चन में सर ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन देगा तो फिक्स्ड को हम ध्यान से देखेंगे और कहेंगे कि तुम सिर्फ फिक्स्ड हो, इन्वेंट्री नहीं हो, और ये पूरा जीडीसीएफ, ये पूरा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर तो फिक्स्ड और इन्वेंट्री के जोड़ से, उनके एडिशन से बनता है। बात समझ में आ रही है? उनके एडिशन से बनता है। तो हम ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में तुरंत ढूंढेंगे कि इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कहां है। इसको हम जब ऐड करेंगे तब जो हमको वैल्यू मिलेगी वो हमको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर या ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की मिलेगी। आपको बात समझ में आ रही है? अगर आपको फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट भी नहीं दिया है, वो आपके साथ और खेलने की कोशिश कर रहा है, तो आपको फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट नहीं दिया है तो वो क्या कर सकता है, यहां देख लेते हैं। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट अगर नहीं दिया है तो वो आपको तीन चीजें दिया होगा। क्या दिया होगा? एक बिजनेस इन्वेस्टमेंट, दूसरा बिजनेस इन्वेस्टमेंट, दूसरा हमको देता है रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, तीसरा पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ठीक है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट। और अगर मैं इसको ए मानूं, इसको बी मानूं और इसको सी मानूं तो ए प्लस बी प्लस सी मिलकर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बनाएगा। और फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट जोड़ेंगे तो हमको फॉर्मूले के हिसाब से जीडीसीएफ मिल जाएगा, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मिल जाएगा। फॉर्मूला में उसको रख देंगे और हमको जो वैल्यू मिलेगी इन सबको सॉल्व करके वो जीडीपीएमपी मिल जाएगी, ठीक है। अब अगर ये सारे काम, अच्छा बिजनेस इन्वेस्टमेंट क्या है? प्लांट खरीदा, मशीनरी खरीदा, बिजनेस पे वो एक्सपेंडिचर किया, वो मेरा इन्वेस्टमेंट बिजनेस इन्वेस्टमेंट है। सर रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट क्या है? मैंने कोई रेसिडेंशियल एरिया, जैसे कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा आप देखते हैं, एक सोसाइटी है, सोसाइटी बिल्ड कर दी मैंने, मेरा वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। अब मैं पर मंथ उससे क्या, पर मंथ इनकम जनरेट कर रहा हूं, वो मेरा रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट हो गया। तीसरा पब्लिक इन्वेस्टमेंट, मैं कोई शॉपिंग मॉल बनवा दूं, ठीक है ना, मैं कोई ऐसा बड़ी कोई भी चीज जैसे शॉपिंग मॉल जैसी कुछ बनवा दूं, ठीक है, तो वो सब मेरा पब्लिक इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। इन तीनों चीजों को जोड़कर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट करेंगे तो जीडीसीएफ आ जाएगा, ठीक है। उसको और मन कर रहा है सर मेरे साथ खेलने का, तो वो क्या कर सकता है? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन अगर लिखा है तो ये भी तो लिख सकता है ना कि नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। क्लियर है? तो नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन अगर दिया हुआ है तो हम इसमें क्या करें? सर फिक्स्ड है तो पक्का इन्वेंट्री जोड़ेंगे सर, तो हमको क्या मिलेगा? नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मिलेगा। इन्वेंट्री अगर हम जोड़ेंगे तो हमको नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मिलेगा। अभी भी सर हमको फॉर्मूले में जीडीसीएफ चाहिए, तो नेट से ग्रॉस पे जाने का रास्ता सर आपने बताया था कि डेप्रिसिएशन ऐड कर दो तो जीडीसीएफ यानी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मिल जाएगा। क्लियर है बात आपको? आपको क्वेश्चन में नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन अगर दिख रहा है उसमें आप तुरंत इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट जोड़ दीजिए, आपको एनडीसीएफ मिलेगा, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मिलेगा, उसमें आप डेप्रिसिएशन जोड़ेंगे, आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल। कुछ याद नहीं करना है, सिर्फ लॉजिक है सारी बात का, ठीक है ना। अगर आपको नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है, तो डायरेक्ट उसमें डेप्रिसिएशन ऐड कीजिए और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन लीजिए, वैल्यू पुट कीजिए, आंसर ले लीजिए, जीडीपी एमपी निकालिए और जीडीपी एमपी से एनएनपी एफसी पे कैसे जाना है वो आपको पता है, ठीक है। तो ये हमारे तीन मेथड्स थे। इन तीन मेथड्स के बाद अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है, ताकि अगर कुछ अलग टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है, अगर कुछ अलग चीजें हो रही हैं तो उससे भी हम अवेयर हो जाएं यहां पर, ठीक है। तो पहले हम कुछ वैल्यू एडिशन के क्वेश्चन अगर करना चाहें तो हम लिख सकते हैं क्वेश्चन कि कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आउटपुट from the following data। ठीक है, अब ये डेटा क्या है हम उसको देख लें। फर्स्ट हमको दिया हुआ है नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। यहां आइटम्स दिया होगा, यहां रुपीज इन करोड़ कुछ दिया होगा, ठीक है। अब यहां पर इसकी वैल्यू हमको दी हुई है 100, ठीक है। फिर इंटरमीडिएट कंजम्पशन,
कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन की वैल्यू हमको दी हुई है 75, ठीक है। थर्ड है एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी की वैल्यू हमको दी हुई है 20। एक्साइज ड्यूटी का मतलब आप समझते हैं, एक्साइज ड्यूटी का मतलब जो आपके गुड्स बॉर्डर क्रॉस कर रहे होते हैं तो उस पर जो टैक्स लगता है उसको हम एक्साइज ड्यूटी कहते हैं, ठीक है ना, उसको हम एक्साइज ड्यूटी कहते हैं, ठीक है। फिर फोर्थ, ये सारी बातें हम लोग पढ़ेंगे जब इंडियन इकोनॉमी पढ़ेंगे। तो एक्साइज ड्यूटी भी गुड्स पे लग रहा है, इसको हम लोग एक तरह से इनडायरेक्ट टैक्स में ले लेते हैं, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया कि आप एक और टर्म से फेमिलियर हो जाए। फोर्थ, सब्सिडी, सब्सिडी की वैल्यू हमको दी हुई है 5, और फिफ्थ डेप्रीशिएशन की वैल्यू हमको 10 दी हुई है, डेप्रीशिएशन की वैल्यू हमको 10 दी हुई है। चलिए आप भी लगाइए, मैं भी लगाता हूं, ठीक है। हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए हम जो काम करते हैं हम कुछ अलग नहीं करेंगे, हम सेम काम करेंगे, ठीक है। हमें नहीं पता कि हम किस तरीके से काम करें, तो हम क्या करते हैं, अगर हम इसके सॉल्यूशन की तरफ जाएं तो हम इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। इसके सॉल्यूशन में सर क्या दिया हुआ है, सर हमको जो एग्रीगेट यहां दिया हुआ है वो एग्रीगेट है NVAFC, यानी यहां पर NVAFC हमको कैसे मिलता है सर, तो सर आप तो कहे थे कि सर वैल्यू एडेड मेथड से जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमको जो एग्रीगेट मिलता है वो GDP/MP है, ठीक है। तो अगर मैं आपको अपने तरीके से काम कराने की कोशिश करूं, देखिए आप अगर मेरे तरीके से काम करेंगे तो आपके लिए लॉजिकल और बहुत इजी हो जाएगा कैलकुलेशन। मैं करूं उस तरीके से, चलिए उसी तरीके से करते हैं जैसे मैंने आपको सिखाया है, ठीक है। कुछ ऐसी बात ना करें जो अलग हो। अगर मैं यहां पर GDP/MP ही लिख दूं, और ये होता क्या है सर, तो थर्ड स्टेप अपने वैल्यू एडेड मेथड में पढ़ा था कि वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट ही हमारा क्या है, GDP/मार्केट प्राइस है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट, क्लियर है बात। अब सर GDP/मार्केट प्राइस की बात यहां हो रही है, वैल्यू ऑफ आउटपुट भी हमको नहीं पता है, तो सर अगर किसी इक्वेशन में दो बात हमको ना पता हो तो यानी कोई मतलब नहीं है, एक इक्वेशन से हम वो बात निकाल नहीं पाएंगे। तो हम क्या करें सर, अगर इस GDP/मार्केट प्राइस की जगह मैं नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट लिख दूं तो मेरा काम आसान हो जाएगा। लेकिन मैं ये नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट कैसे लिखूं, ये जो वैल्यू मुझे मिली हुई है सर, ये वैल्यू मुझे GDP/मार्केट प्राइस की मिली हुई है, ठीक है। सर GDP/मार्केट प्राइस को मैं नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट अगर बनाना चाहता हूं, मैं यहां हल्के में अगर इस बात को लिखूं कि मैं ये बनाना चाहता हूं इस साइड, ठीक है ना, तो मैं ये कैसे अचीव करूंगा सर, तो यहां पर सर ग्रॉस है और यहां नेट है। तो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए सर सबसे पहला काम तो मैं डेप्रीशिएशन माइनस करूंगा सर, क्लियर है बात। सर ये डोमेस्टिक है और यहां पर जब हम बात करते हैं तो ये किसकी बात करता है, ये नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट की बात करता है, ठीक है ना, नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट की बात करता है। सर डोमेस्टिक है, यहां से अगर हमको यहां जाना है तो भी ठीक है, कोई बात नहीं सर। ये GDP/MP अभी जो बना वो मुझे मिला सर NDP/MP, क्या मिला, NDP/MP। सर NDP/MP से हम कैसे इधर FC पे आएंगे सर, तो माइनस NIT करेंगे, इस बात में कोई डाउट नहीं है, इस बात में कोई दिक्कत की बात नहीं है सर, ठीक है सर, कोई इशू नहीं है सर इस पे। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं और मैं यहां देख रहा हूं कि नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमें नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो सर हमें जो वैल्यू मिलेगी उसमें हम अगर देखें तो क्योंकि हमें यहां पर अगर हम इस बात को ध्यान से देखने की कोशिश करें तो सर वैल्यू ऑफ आउटपुट की वैल्यू, मैं इस चीज को क्लियरली लिख रहा हूं, ठीक है। अब मैं इस बात को मिटा दूं और मैं यहां ये लिख दूं कि नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, क्लियर है बात, ये इसमें कोई डाउट की बात नहीं है, किसी को कोई डाउट नहीं। क्या अब ये वाली बात NVAFC बन चुका है, ये हमारा GDP/MP में डेप्रीशिएशन माइनस किया, NDP बन गया, डोमेस्टिक बन गया, नेट बन गया। बस अब हमें फैक्टर कॉस्ट बनाना है तो MP से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए NIT माइनस कर दिया, ठीक है।
सर वैल्यू ऑफ आउटपुट की वैल्यू हमें नहीं पता, तो यहां लिख लेते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट ही एज इट इज, ठीक है, माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट की वैल्यू सर कहीं दी हुई है क्या? हाँ, ये देखिए सेकंड इंटरमीडिएट कंजम्पशन की वैल्यू हमें 75 दी हुई है, ठीक है, 75 दी हुई है, ठीक है सर। एनवीएफसी की वैल्यू भी आप लिख लीजिए ना, यहां पर 100 दी हुई है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर यहां माइनस डेप्रीशिएशन है, सर डेप्रीशिएशन की वैल्यू -10 लिख लीजिए सर। डेप्रीशिएशन के बाद सर माइनस एनआईटी करना है, माइनस एनआईटी का मतलब हुआ सर कि इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, क्लियर है। इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू सर कहां दी है? तो सर एक्साइज ड्यूटी, अभी आपने बताया कि एक्साइज ड्यूटी क्या है, एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है, तो एक्साइज ड्यूटी की वैल्यू 20 दी हुई है, ठीक है। और तो हम यहां डायरेक्ट लिख लें, ये इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू यहां 20 और सब्सिडी की वैल्यू यहां क्या है 5, ठीक है, ये है 5, तो 20 - 5। मुझे उम्मीद है आपका आंसर आ गया होगा, मुझे यहां करीब से देखने में थोड़ा सा वो हो रहा है, ठीक है, इसलिए मुझे बार बार पीछे आना पड़ रहा है। आप जल्दी जल्दी कॉपी में कर रहे होंगे, आंसर आ गया होगा आपका, बताइए आंसर, उधर से बोलिए। ये वैल्यू ऑफ आउटपुट को अगर मैं इधर लेते आऊं या फिर इसको यहीं छोड़ दूं, ये -75 -10 -85 और -85 -15 कितना हो जाएगा -100, ठीक है। -100 को जब मैं इधर लेके आऊंगा तो 100 और वो -100 ट्रांसपोज होके +100, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट की वैल्यू क्या आ गई 100 -100 और +100, यानी इधर जब -100 आएगा तो 100 + 100 यानी कि 200 वैल्यू आ जाएगी रुपीस। अब क्वेश्चन में आपको लाख दिया होगा तो लाख में, करोड़ दिया होगा तो करोड़ में लिख लेंगे आंसर को। तो 200 रुपए आ गया आपका आंसर यहां पर। क्लियर है, आपको बात समझ में आ रही है? हमने कुछ नहीं किया सर, हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकालते हुए आए हैं सर। ये एनवीएएफसी दे दिया सर, डिफिकल्ट कर दिया, कोई बात नहीं। यही वैल्यू तो जीडीपी एमपी के बराबर होती थी। इसी जीडीपी एमपी की वैल्यू में डेप्रीशिएशन माइनस कर देंगे तो एनडीपी हो जाएगा, और माइनस एनआईटी कर देंगे तो एफसी हो जाएगा। वही काम मैंने कर दिया, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है आपको? तो ये एक क्वेश्चन आप नोट कर लेंगे अच्छे से, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 वैल्यू एडेड मेथड का। एक और क्वेश्चन अगर हम करना चाहें वैल्यू एडेड मेथड का तो हम यहां से ले सकते हैं। एक और क्वेश्चन अगर हम चाहें तो ले सकते हैं, लिख लीजिए, कैलकुलेट ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, जीवीए एफसी आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। इसको अगर मैं ठीक से लिखूं तो यहां पर आप लिख लेंगे आइटम्स और यहां आप लिख देंगे रुपीज इन लैक्स, ठीक है। आइटम्स में आप लिख सकते हैं सेल्स, फिर आप लिख सकते हैं चेंज इन स्टॉक, ठीक है। सेल्स की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है 8000, चेंज इन स्टॉक की वैल्यू आपको दी हुई है 100। क्लियर है बात? आते हैं अपने थर्ड पार्ट पे क्वेश्चन के, सब्सिडीज। सब्सिडीज की वैल्यू आपको 200 दी हुई है। फोर्थ, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल की वैल्यू आपको दी हुई है 300। फिफ्थ, इंटरमीडिएट कंजम्पशन की वैल्यू 5500। ठीक है, और फिर रेंट की वैल्यू आपको दी हुई है 500। आपको क्या निकालना है? आपको जीवी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है। अब अगर इसके सॉल्यूशन की बात करें तो इसके सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, हमें ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट की वैल्यू निकालनी है। ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट की वैल्यू क्या होगी? तो हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट पता है। वैल्यू ऑफ आउटपुट यहां पर सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक के फॉर्म में दिया हुआ है, तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, ठीक है। फिर
वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट। वैल्यू ऑफ इनपुट की वैल्यू हमको इंटरमीडिएट कंजम्पशन यहां दी हुई है, ठीक है, आप वहां इंटरमीडिएट कंजम्पशन पूरा लिखेंगे। फिर ये जो हमको वैल्यू मिली, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट की, ये जीडीपी एक मार्केट प्राइस है, ये हमको फैक्टर कॉस्ट पे जाना है। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए हम क्या करेंगे, हम मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स का, माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स। यहां पर हमको नेट इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट नहीं दिया है, बल्कि इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी अगर हम यहां लिख लें, क्योंकि हमको सब्सिडी की वैल्यू यहां दी हुई है, ठीक है ना, यहां सब्सिडी की वैल्यू हमको दी हुई है। आप चाहें तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स लिखें, फिर नेक्स्ट स्टेप में इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी लिखें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जीवीएट फैक्टर कॉस्ट हमको निकालना है। सेल्स की वैल्यू हमको 8000 दी हुई है, चेंज इन स्टॉक हमको 100 दिया हुआ है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमको 5500 दिया हुआ है, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू नहीं दी है तो 0, और माइनस हमको वैल्यू किसकी दी हुई है, सब्सिडी की वैल्यू दी है क्या, हाँ सब्सिडी की वैल्यू 200 हमको दी हुई है, ठीक है, सब्सिडी की वैल्यू हमको इतनी दी हुई है। अब 8000 प्लस 100 माइनस 5500, और ये माइनस 200 प्लस 200 हो जाएगा। 8000 प्लस 100 माइनस 5500 प्लस 200, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 8300, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी ₹2800, और क्योंकि ये लैख में दिया हुआ है तो ये लैक्स हो जाएगा, ठीक है ना, ₹2800 लाख। क्लियर है बात। तो ये आपके वैल्यू एडिशन मेथड के 2 क्वेश्चंस हो गए। आप और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसे बताऊंगा, ठीक है। अब चलिए, अब हम बात करते हैं अपने इनकम मेथड के कुछ क्वेश्चंस की। तो हम कुछ क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चंस इनकम मेथड के भी सॉल्व कर लेते हैं यहां पर, ठीक है। इनकम मेथड के क्वेश्चंस को अगर हम देखें तो एक क्वेश्चन हम यहां देख रहे हैं, कैलकुलेट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। कैलकुलेट जीएनपी एट मार्केट प्राइस, ठीक है। हमको क्वेश्चन में क्या क्या चीजें गिवन है, यहां आइटम्स और यहां पर रुपीज इन लैक्स या करोड़, कुछ भी दे देगा आपको, ठीक है। पहली चीज तो हमको दी हुई है इनकम मेथड के इस क्वेश्चन में, वो है रेंट। दूसरा हमको दिया हुआ है नेट करंट ट्रांसफर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, नेट करंट ट्रांसफर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तीसरी चीज जो हमें दी हुई है उसका नाम है सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर्स। देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या लिखा है, एम्प्लॉयर्स, ठीक है, एम्प्लॉयर्स की बात हुई है। फोर्थ हमको क्या गिवन है, मिक्स्ड इनकम। फिफ्थ हमको क्या गिवन है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस, मैं जीडीसीएफ लिख दे रहा हूं, आप समझ जाएंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। फिर हमको सिक्स्थ रॉयल्टी गिवन है। सेवेंथ इंटरेस्ट गिवन है, ठीक है। एट्थ हमें कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज गिवन है, सीओई में लिख रहा हूं, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज गिवन है। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी गिवन है हमें, एट्थ। फिर नाइन्थ नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी गिवन है। टेंथ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन है, NFIA लिख ले रहा हूं, आप समझ सकते हैं अब बात को। 11th नेट इनडायरेक्ट टैक्स गिवन है, NIT। और 12th हमें प्रॉफिट गिवन है, ठीक है। अब हम सबकी वैल्यू को अगर लिखना चाहें तो रेंट की वैल्यू हमको 100 गिवन है,
ठीक है, 100 गिवन है। उसके बाद हमको 30, 47, 600, 30, 47, 600, 140, 20, 110, 140, 140, 20, ये 120 नहीं, ये 20 है। 140 के बाद 20, 110, 500, 120, 500, 120, -10, फिर हमको गिवन है 150 और 200, 150 और 200, ठीक है ना, 200 है ये। अब इतने बड़े क्वेश्चन को देखते हुए डरना नहीं है, घबराना नहीं है कि सर ये क्या 11-12 पार्ट दे दिया, पूरा बोर्ड भर गया। कोई इशू नहीं है इसमें। हमें अपना बेसिक पता है। इनकम मेथड को कैलकुलेट करते हुए हमको किन चीजों की जरूरत है, हमको सीओई कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज की जरूरत है, हमको ऑपरेटिंग सरप्लस की जरूरत है और हमको मिक्स्ड इनकम की जरूरत है। उससे जो चीज हमको मिलेगी वो हमारा क्या है, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट है, क्योंकि हम इनकम मेथड सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए हम एक बार लिख लेते हैं इस बात को। अगर मैं यहां से एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट ये सॉल्यूशन अगर करूं, ये निकालने की कोशिश करूं, तो मुझे चाहिए सीओई प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। क्या क्या गिवन है सर? तो हमको क्या कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज की वैल्यू यहां पर 500 गिवन है, यहां लिख लें हम 500 प्लस सर ऑपरेटिंग सरप्लस हमको नहीं गिवन है, लेकिन हमको ऑपरेटिंग सरप्लस में पता है कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में तीन कौन, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट। तो रेंट हमको गिवन है, रॉयल्टी शायद मैं लिख रहा था, रॉयल्टी कहां है, ये रहा, रॉयल्टी भी हमको गिवन है, इंटरेस्ट भी हमको गिवन है, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट। और प्रॉफिट फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप की जब हम बात करते हैं तो वहां प्रॉफिट की बात करते हैं, प्रॉपर्टी के बाद प्रॉफिट की जब बात करते हैं तो वहां पर एंटरप्रेन्योरशिप के प्रॉफिट की बात करते हैं। तो वो हमारे फॉर्मूले का प्रॉफिट यानी 200 दिया हुआ है हमको। यानी अगर हम यहां लिखें तो हम कह सकते हैं कि रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट हमको गिवन है, ठीक है। और फिर प्लस मिक्स्ड इनकम भी हमको क्वेश्चन में शायद गिवन है, मिक्स्ड इनकम भी हमको क्वेश्चन में 600 गिवन है, प्लस 600। यहां से अगर 500 प्लस रेंट की वैल्यू कितनी थी 100, रेंट 100, रॉयल्टी हमको कितना दिया हुआ है 20, इंटरेस्ट 110। तो 100, 20, 100, ये ब्रैकेट यहां क्यों लगा है, प्लस 20 प्लस 110, ठीक है। प्रॉफिट की वैल्यू हमको कितनी दी है, इंटरेस्ट की वैल्यू 110 थी, प्रॉफिट की वैल्यू हमको 200 दी हुई है, ठीक है, सॉरी 200 और ये प्लस 600। ये जो हमको मिलेगा 500, 600, 600, 600, 1200, 1400, 1510, 1530 रुपीज 1530 लाख, क्योंकि हमको क्वेश्चन लाख में दिया हुआ था। अभी हमको क्या मिला, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट मिला, लेकिन हमसे पूछा क्या है, जीएनपी एट मार्केट प्राइस पूछा है। यानी कि अब हमको क्या करना है, हमको जीएनपी एट मार्केट प्राइस चाहिए। हमको जो चीज मिली है उसका नाम है एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। एन से जी पे जाना है तो हम क्या करें, बोलिए जल्दी बोलिए, डेप्रिसिएशन ऐड करें, ठीक है। डी से एन पे जाना है तो प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करें। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड करें, ठीक है। तो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट 1530 प्लस डेप्रिसिएशन की वैल्यू कितनी है, डेप्रिसिएशन की वैल्यू कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल शायद दिया था कि डेप्रिसिएशन दिया था, अच्छा ये देखिए अब यहां पे एक अच्छा खेल खेला है। यहां से भी आप एक लॉजिक क्लियर कर सकते हैं कि आपको डेप्रिसिएशन की वैल्यू नहीं दी है, लेकिन आपको एक बात जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे तो आपको खटकी होगी कि सर हमको क्वेश्चन में जीडीसीएफ भी दिया है, ठीक है, और हमको क्वेश्चन में एनडीसीएफ भी दिया है, ठीक है, जीडीसीएफ भी दिया और एनडीसीएफ भी दिया है। तो सर अभी तो आप बताए थे कि जीडी ऊपर नहीं दिख रहा है, अगर जीडीसीएफ में अगर मैं डेप्रिसिएशन माइनस करूंगा
तो एनडीसीएफ मिलेगा। इसका मतलब सर क्या है कि जीडीसीएफ जो हमको दिया हुआ है, अगर मैं इसमें एनडीसीएफ माइनस कर दूं, क्योंकि एनडीसीएफ भी गिवन है, तो मुझे डेप्रीशिएशन मिल जाएगा सर, तो मुझे डेप्रीशिएशन मिल जाएगा। तो जीडीसीएफ की वैल्यू यहां पर कितनी है 140 और एनडीसीएफ की वैल्यू यहां पर कितनी है 120। ठीक है, तो डेप्रीशिएशन की वैल्यू क्या हो जाएगी जीडीसीएफ माइनस एनडीसीएफ। ठीक है, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की वैल्यू यहां पर गिवन है -10। नेट इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू क्या गिवन है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू 150 गिवन है। ठीक है, ये आ गया 1530 प्लस इसकी वैल्यू 140 माइनस 120 कितनी आई थी 20 प्लस और माइनस ये -10 ये प्लस 150। ठीक है, अब आप इसको कैलकुलेट कीजिए और आंसर मुझे बताइए। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आपकी आ रही होगी ₹1690 1690 लाख। ठीक है, तो ये आपका इनकम मेथड का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आप देखिए, आप इसमें सारे कंसेप्ट्स का यूज मैंने इसमें यहां पर कर लिया। ठीक है सर, जीडीसीएफ और एनडीसीएफ तो हमारे एक्सपेंडिचर का पार्ट है, लेकिन यहां पर उसके देने के पीछे रीजन था कि उसको डेप्रिसिएशन की वैल्यू नहीं देनी थी। आपके नॉलेज को चेक करना था कि आप डेप्रिसिएशन कैसे निकाल पा रहे हैं। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से भी हम अपने काम को कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम एक आध क्वेश्चन एक्सपेंडिचर मेथड का भी यहां कर लें। ठीक है, एक्सपेंडिचर मेथड का भी यहां कर लें। देखिए, आप ये मत समझिए कि एक क्वेश्चन हुआ, वीडियो लंबा हो रहा है और कोई नई ऐसी चीज नहीं है। जो वो एक पेज हम लोगों ने पढ़ा था वहीं से हमारा क्वेश्चन यहां पर सॉल्व होने वाला है। कुछ ऐसी बात नहीं है कि कुछ अलग बात हो। ठीक है ना, इसलिए आप परेशान ना होइए, आप क्वेश्चन अपने बुक से सॉल्व कीजिए। आपको समस्या आए तो आप मुझे जरूर बताइए। क्वेश्चन अगर मैं एक एक्सपेंडिचर मेथड का भी लिख लूं, एनएनपी एट मार्केट प्राइस निकालना है। एनएनपी मार्केट प्राइस हमें कैलकुलेट करना है। आइटम्स दिए हुए हैं रुपीज इन लैक्स। फर्स्ट, ट्रांसफर पेमेंट बाय गवर्नमेंट, ट्रांसफर पेमेंट बाय गवर्नमेंट। ठीक है, तो जब भी ट्रांसफर पेमेंट नाम आएगा आप उसको देखते ही आंख बंद कर लेंगे, तुम्हारा कोई यूज नहीं है भाई। ठीक है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्वेश्चन में फिर क्या दिया है, नेट इंपोर्ट फोर्थ, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। फिफ्थ, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मैं पीएफसीई लिख रहा हूं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सिक्स्थ, अगर मैं यहां सिक्स्थ लिखूं तो मैं लिख सकता हूं प्राइवेट इनकम की वैल्यू हमें दी हुई है। ठीक है, सेवेंथ, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अब देखिए यहां पर नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फ्रॉम अब्रॉड नहीं है, टू अब्रॉड है। एट्थ, क्लोजिंग स्टॉक। नाइन्थ, ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, फिर आपको टेंथ डेप्रिसिएशन। इलेवेंथ, कॉर्पोरेट टैक्स। ट्वेल्थ, रिटेन्ड अर्निंग्स फ्रॉम ऑफ कॉर्पोरेट, रिटेन्ड अर्निंग्स। अब इनकी वैल्यू कितनी कितनी है एक बार लिख लेते हैं और फिर जल्दी से इसके आंसर को मैं भी करने की कोशिश करूंगा और आप भी कोशिश करें। ठीक है,
तो पहले की वैल्यू 7, गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर इसकी वैल्यू 50, नेट इंपोर्ट की वैल्यू आपको दी हुई है -10, इसके बाद 60, 300, 280, -5, 8, 8, 12, 8, 8, 12, 60, 20, 60 और 20। अब देखिए, अगर हम एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए पीएफसीई, ठीक है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फिर हमको क्या चाहिए, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, क्या हमको दिया हुआ है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमको दिया हुआ है। फिर हमको क्या चाहिए, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, लेकिन हमको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दिख रहा है, तो हमको क्या दिया है, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। इस नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में इन्वेंट्री की जरूरत है। इन्वेंट्री डायरेक्ट नहीं लिखा है, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक इन्वेंट्री हमको दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको ऐड कर लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मिलेगा, फिक्स्ड ये इन्वेंट्री को जब इसमें ऐड करेंगे तो। लेकिन अभी हमको क्या मिला, एनडीसीएफ मिला। अब हमको एनडीसीएफ को जीडीसीएफ में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, इस डेप्रिसिएशन को भी उसमें ऐड कर लेंगे। चलिए कर लेते हैं एक बार। और फिर नेट इंपोर्ट हमको दिया हुआ है, देखिए वो हम कर लेंगे। सॉल्यूशन, जीडीपी एट मार्केट प्राइस हमको यहां से मिलेगी, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फिर से कह रहा हूं आप ये पूरी बात लिखेंगे। हमको क्वेश्चन में नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है, आप ये पूरी बात लिखेंगे। इसमें मैं क्या करूंगा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक यानी इन्वेंट्री को ऐड करूंगा, इन्वेंट्री को ऐड करूंगा, प्लस ये जो वैल्यू हमको मिलेगी ये हमको नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की मिलेगी। इसमें मैं डेप्रिसिएशन ऐड करूंगा तो जीडीसीएफ मिल जाएगा, ठीक है, जीडीसीएफ मिल जाएगा। तो पीएफसीई हो गया यानी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो गया, ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हो गया, प्लस हमको गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर दी हुई है, तो प्राइवेट फाइनल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हमको क्वेश्चन में गिवन है, और प्लस नेट इंपोर्ट हमको गिवन है। तो नेट इंपोर्ट अगर हमको गिवन है तो प्लस माइनस ऑफ नेट इंपोर्ट, ठीक है बात। अब यहां से प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की वैल्यू कितनी है, पीएफसीई की वैल्यू 300 है, प्लस नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन की वैल्यू, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन की वैल्यू 60 है, प्लस इसमें इन्वेंट्री करेंगे तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करेंगे, तो क्लोजिंग भी 8 है, ओपनिंग भी 8 है, तो यानी वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख लें, इसको हम 60 प्लस 0 ही लिख लें, और प्लस प्राइवेट फाइनल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हमको कितना, सॉरी डेप्रिसिएशन भी हमको ऐड करना है। डेप्रिसिएशन की वैल्यू हमको क्वेश्चन में गिवन है 12, ठीक है। फिर हम प्राइवेट फाइनल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को ऐड कर लें। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हमको कितना दिया हुआ, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये हो गया हमारा 50, और फिर हमको प्लस नेट इंपोर्ट हमको दिया हुआ है, तो माइनस साइन के साथ ही हम काम करेंगे। तो -10 दिया हुआ है और माइनस साइन पहले, तो ये माइनस ऑफ -10 है, इसको आप बड़ा वाला ब्रैकेट बना लीजिए, ठीक है। ये वैल्यू क्या आएगी, तो 300 प्लस 60 प्लस 12 प्लस 50 प्लस माइनस ऑफ माइनस, यानी ये क्या हो जाएगा, ये +10। ये वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, तो 360, 410, 420, ये आ जाएगा लगभग 432 रुपीज, 432। और जिस भी रूप में दिया होगा, लैख में दिया होगा तो लैख लिख लेंगे, करोड़ में दिया होगा तो करोड़ लिख लेंगे, ठीक है। अभी हमारा आंसर कंप्लीट नहीं हुआ। क्यों कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि अभी हमको ये जीडीपी एट मार्केट प्राइस मिला है, और हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, हमें एनएनपी एट मार्केट प्राइस पूछा है। तो एनएनपी एट मार्केट प्राइस बताना है, हमें जीडीपी एट मार्केट प्राइस मिला है, तो जी से एन पे जाना है तो हम माइनस डेप्रिसिएशन कर लें एक बार, और डी से एन पे जाना है तो हम प्लस क्या कर लें, एनएफआईए कर लें। लेकिन ये एनएफआईए जो है वो फ्रॉम वाला एनएफआईए है। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस की वैल्यू 432 माइनस डेप्रिसिएशन अभी दी हुई थी 12, और प्लस क्योंकि फ्रॉम अब्रॉड नहीं टू अब्रॉड दिया है तो इसकी वैल्यू हम माइनस में लिखेंगे, मैंने आपको बताया है।
कहाँ गया नेट, कहाँ दिया है आपको नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड की वैल्यू -5, तो ये -5 है, तो ये आपको फिर से ब्रैकेट है -5, 432 -12 प्लस ये प्लस और ये माइनस माइनस +5 हो जाएगा, तो ये +5, इसकी वैल्यू आ गई 425 रुपीज, 425। और क्योंकि क्वेश्चन हमको लैख में दिया हुआ है तो हम यहां भी लैख लिख लेंगे, हम यहां भी लैख लिख लेंगे। बात आपको समझ में आ रही है? तो ये एक्सपेंडिचर मेथड का भी क्वेश्चन हो गया। देखिए मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं कोई ऐसी चीज नहीं कर रहा हूं जो मुझे आपसे एडिशनल पता है, मुझे कुछ आपसे एडिशनल नहीं पता। मैंने जो आपको एक एक पेज दिए थे ना, चाहे वो एक्सपेंडिचर मेथड का हो, चाहे वो इनकम मेथड का हो, चाहे वो स्टेप्स हम लोगों ने जो वैल्यू एडिशन मेथड के पढ़े, मैं सिर्फ उन्हीं चीजों को फॉलो कर रहा हूं उस कन्वर्जन को दिमाग में रखते हुए जो हम लोगों ने नेशनल इनकम में पढ़ा था जीडीपी से एनपी पे आने के लिए। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? तो ये हमारा नेशनल इनकम का पूरा वीडियो है, आप इस वीडियो को देखिए। आप इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मैं जरूर दूंगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, किस चीज के साथ? हम मिलेंगे अपने मनी एंड बैंकिंग के साथ, ठीक है? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।